अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर और मेरे साथ हैं मुकीत खान। और आज हम अपनी ड्राइव फिर से बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हुए पहुंचे अपने स्टूडियो और बहुत खुश पहुंचे। लेकिन सलमा, थोड़ी सी अलार्मिंग सिचुएशन भी है कि जितनी ज़्यादा बारिश हो रही है, हम लोग तो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जो लोग कच्ची आबादियों के आसपास रह रहे हैं, जो लोग कुछ ऐसी जगहों पर रह रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा फ्लडिंग हो गई है, काफ़ी एक मसला भी बन रहा है। मतलब सिर्फ एंजॉयमेंट के अलावा ये एक सीरियस मैटर बन रहा है। और बताया ये गया है कि अगले कुछ अरसे तक, चंद दिनों तक अभी तक बारिश जो है बरकरार रहेगी। तो बिल्कुल प्रेडिक्शंस में यही है कि आइंदा तकरीबन 4 दिन तक जो है वो मुल्क भर में गरज चमक भी होगी, मूसलाधार बारिशें भी होंगी और खलीज बंगाल के रास्ते से मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में मुसलसल जो एक वेव आ रही है, जो हवाएं दाखिल हो रही हैं 17 जुलाई तक चारों सूबों में, और इसके अलावा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मुख्तलिफ मकामात पर बारिशों का ये सिलसिला चलता रहेगा। इस हवाले से मैं देख रही थी मुकीत, हमारी जो वफाकी वजीर है मौसमियाती तब्दीली की, उन्होंने भी ये कहा है कि सिंध और बलूचिस्तान में गुज़श्ता 13 रोज़ से जो शदीद स्पेल आया है बारिशों का, वो अगर हम पिछले 30 साल से कंपेयर करें तो तकरीबन 625% सिंध में ज़्यादा बारिशें हुई हैं और बलूचिस्तान में 501% ज्यादा बारिशें हुई हैं। और ये जो जितनी ज्यादा उन्होंने परसेंटेज बताई है, मुझे लगता है कि इसके लिए तैयारियां भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। मतलब अगर 6 टाइम्स ज्यादा बारिशें हो रही हैं या 600 टाइम्स ज्यादा हो रही हैं, तो उसी हिसाब से इंतजाम भी हमें स्पीड अप करने पड़ेंगे। एक्सपेक्टेड नहीं था इतना ज्यादा, लेकिन एकदम से ये मैं आपको जो रोज मेंशन करते हैं हम लोग के, जो क्लाइमेट चेंज है वो बहुत ज्यादा रियल हो रहा है। ट्रू कि मतलब आपको एक्सट्रीम वेदर्स देखने को मिल रहे हैं, एक जगह इतनी गर्मी, एक जगह इतनी ज्यादा बारिशें। तो थोड़ा सा अपनी एनवायरनमेंट का ख्याल रखें, इस चीज़ को साथ लेके चलें। और सेकेंडली एक चीज़ मुझे नहीं समझ आती, जब बारिश होती है तो फास्ट लेन में लोग आके स्लो गाड़ी क्यों चलाते हैं? ये सवाल मुझसे मुकीत ने सुबह मैसेज पे भी पूछा, सलमा जब बारिश हो रही होती है तो लोग फास्ट लेन में आके स्लो गाड़ी क्यों चलाते हैं? लेकिन खैर, हम बर्गर लोगों के लिए तो ये एंजॉयमेंट होती है, लेकिन हमारे वो बहन भाई जो ऐसे एरियाज में रहते हैं जो थोड़े से जिनका सी लेवल से कम होते, जो कम हाइट पे होते हैं, एल्टीट्यूड जो है उनका जो सी लेवल से कम है, जिस तरह के कराची काफी हिस्से हैं जो कि काफी बिलो सी लेवल हैं, तो उस तरह की जगहों पे पानी खड़ा होता है और वहां पे सारा पानी बह के आता भी है। तो जो आसपास आबादियां होती हैं, जो कच्चे मकान होते हैं, उन लोगों को बहुत नुकसान पहुंचता है। हम लोग तो एंजॉय करते हैं अपनी ड्राइव को, लेकिन मैं ये रियलाइज कर रहा था, अगर इतनी परसेंटेज ज्यादा बढ़ गई ना बारिशों की, तो एक अलार्मिंग सिचुएशन है हमारी मेजोरिटी के लिए। तो जितने भी लोग जिन्हें फील हो रहा है कि उनके घर के आसपास कोई नाले हैं, कोई इस तरह दरिया है या कोई भी वाटर रिसोर्स है, उससे दूर रहने की कोशिश करें, वहां से इवैक्यूएट करने की कोशिश करें, क्योंकि ये बारिशें अभी बरकरार रहेंगी और अगले 4 दिन जो है मजीद होती रहेंगी। ये हैवी स्पेल है और 17 जुलाई तक ये सिलसिला चल रहा है और आगे 10 अगस्त तक तो बारिशें हैं ही हैं। मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट पहले से वार्न कर चुका है कि हमारे जो नाले हैं, स्पेशली कराची में रहने वालों के लिए भी, इस्लामाबाद में नाला लई में पानी की सतह बहुत बुलंद हो जाती है, बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं। तो रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरियों के लिए, कराची के शहरियों के लिए, इसके अलावा बलूचिस्तान में हम देख रहे हैं कि वहाँ पे बड़ी तबाही हुई है बारिशों से। हमारे बहन भाई जिनकी जानें चली गई, जिनके घर सैलाब की नज़र हो गए, हमारी फोर्सेस, हमारे जो बाकी इदारे हैं, सिक्योरिटी इदारे, उसके अलावा NDMA डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो भी काम कर रही है, प्रोविंशियल लेवल पे भी काम हो रहा है, उस पर तो सारे लोग काम तो कर रहे हैं मिलके। थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी अपनी भी हैं। अगर हमारे बहन भाई, हमारे जानने वाले कोई भी लोग जो ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ के लिए वार्निंग्स इशू की जा चुकी हैं, उनको चाहिए कि पहले से, जैसे मुकीत ने कहा, कि इवैक्यूएट करें और अपने लिए अगर वो कोई खुद से बंदोबस्त कर सकते हैं तो उनको फौरी तौर पे कर लेना चाहिए। अवल तो ये बड़ा मसला होता है मुकीत के, हम जानते बूझते हुए नालों के किनारे पे घर बना लेते हैं। जाहिर है जब कभी नाला ओवरफ्लो होगा, ये जितने हैवी स्पेल्स चल रहे हैं, इतनी तेज बारिश होती है कि पानी को ड्रेन होने का मौका ही नहीं मिलता। यही तो सूरत हाल सैलाब का बायस बनती है। तो इसलिए अगर हम पेशगी इक़दामात करेंगे, पहले से सोच लेंगे कि हमें क्या करना है, अगर हमने गलती से नाले के करीब घर बना लिया, अगर हम वहाँ रह रहे हैं, तो पहले से हमें फिर अपना बंदोबस्त भी करना चाहिए। हमें किसी रिश्तेदार के पास, किसी दोस्त के पास शिफ्ट हो जाना चाहिए, या अगर हम कोई आर्जी अपने लिए रिहाइश का कायम कर सकते हैं तो हमें कुछ ऐसा कर लेना चाहिए। लेकिन सलमा, जब घर बना रहे हो तो आप इतना ज्यादा नहीं सोचते, क्योंकि काफी अरसे से वो नाला अगर बह रहा है तो उसी सतह पे बह रहा है। कभी आपने सोचा नहीं कि वो इतना रिकॉर्ड ब्रेकिंग बारिश, उसमें इतनी सतह बढ़ेगी। तो खुद आपने इस चीज़ को रियलाइज करना और वहाँ से इवैक्यूएट करने की करें, सेफ जगह पे जाएं, रिश्तेदारों के कुछ अरसे के लिए चले जाएं। थोड़ा टफ टाइम है, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी और जान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसका ख्याल रखें। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे उन बहन भाइयों के लिए आसानियां पैदा फरमाए जो इस वक्त मुश्किल में है। लेकिन हमें सिर्फ ये एक मसला नहीं है जिसको डील करना है, बल्कि हम सब के लिए और पूरी दुनिया के लिए, इवन कोरोना भी एक बहुत बड़ा मसला है जिसका हम डेली जिक्र करते हैं। केसेस इतने बढ़ गए, केसेस इतने कम हो गए, लेकिन मुकीत ने और मैंने सही सोचा था कि हमने लोगों को डरा के रखना है ताकि लोग ज्यादा एहतियात करें, वरना इजी लेना शुरू कर देते हैं लोग इन केसेस। और अभी मैंने ये भी देखा था, ईद का तीसरा दिन था, जब हम काम से वापस गए तो भूख
लगी थी, मैं जब मॉल गया तो मॉल में इस तरह लग रहा था कि जिस तरह खाना फ्री मिल रहा है। इतना रश था कि मतलब आपके ऑर्डर को भी 20-25 मिनट कम से कम लग रहे थे। तो अगर इतना क्राउडेड होगा तो मुझे इतना आइडिया है और हम सबको इतना आइडिया हो चुका है कि जहाँ पे आप क्लस्टर में जमा होगे वहाँ पे डेफिनेटली कोरोना की वबा ज़्यादा फैलेगी। तो ख्याल करें, क्योंकि इस तरह क्लस्टर्स में इकट्ठा होना, जिसका हम बार बार आपको मना कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने बना किया, हर कोई आपको बता रहा है, और पिछले 2 साल से जो आप देख रहे हो कोरोना फैल ही इस तरह है। आपकी थोड़ी सी एहतियात जो है इस वबा को बिल्कुल गायब कर सकती है। तो ये सब कुछ आपके हाथ में। आपको पता है मुकीद के आलमी इदारा सेहत ने भी इमरजेंसी का ऐलान किया है। इस सिलसिले में WHO के जो डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर टेड्रोस, उन्होंने जेनेवा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से अपना जो खिताब किया उसमें उन्होंने बोला कि गुज़श्ता हफ्ते से कोरोना आलमी सतह पर जितना जानी नुकसान हमें पहुंचा रहा है, हमें सेहत के निज़ाम को और तिब्बी अमले की अमवात की वजह से जो हमें तशवीश है उसको एड्रेस करना होगा। और दुनिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट की जो उसके जो सब वेरिएंट्स हैं उसके वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहे हैं, तो इसलिए हमें एहतियात भी उतनी ही ज़्यादा करनी है। डॉक्टर टेड्रोस ने जो उनके रुकन ममालिक हैं उनसे कोविड-19 से निपटने के लिए टेस्टिंग और वैक्सीन का इस्तेमाल जारी रखने की अपील भी की है, क्योंकि ये एफर्ट हमारे एंड से होनी है। वो तो सिर्फ हमें वार्न कर सकते हैं, बाकी अगर हम लोग खुद एहतियात नहीं करेंगे, अगर हम वैक्सीनेटेड नहीं होंगे, अगर हम अपने लिए तमाम चीज़ें ठीक नहीं करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि मसाइल बरकरार रहेंगे, फिर हम किसी से शिकवा क्या करें। बिल्कुल। और ये जितने सारे स्टैट्स हैं ये आपके मेजॉरिटी के हैं कि जितने लोग जाके टेस्ट करा रहे हैं। इसमें बहुत सारी दुनिया ऐसी भी है जिनकी तबीयत खराब है, वो कह रहे हैं नहीं क्योंकि ईद पे कोल्ड ड्रिंक पी ली उससे गला खराब हो गया, कुछ इस तरह ये बड़ा नॉर्मल सा उज़र है। हाँ, कोल्ड ड्रिंक पी ली। तो काफी सारे लोग जो हैं वो टेस्ट नहीं भी कराते। तो ये सिर्फ उन टेस्ट के रिजल्ट्स हैं जिनसे हम आपको ये सारी परसेंटेज वगैरह बताते हैं। इतनी सारी मेजॉरिटी है जो कि टेस्ट को मानते नहीं कि नहीं बस कोरोना है, कोरोना तो है ही नहीं, जुकाम है, ठीक हो जाए। हाँ, सब। तो बहुत सारे लोग हैं जिनमें कुछ भी, अगर आपको कोई लग रहा है कि उनमें कोई भी सिम्टम्स हैं, कोई आपकी फैमिली में भी है, तो उनसे थोड़ा सा फासला रख के गपशप लगाएंगे। कुछ दिनों की बात है, इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर हो जाएगा। इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर होगा। और आप मुकीद, हमारे जो वज़ीर आज़म है मोहम्मद शहबाज शरीफ, ही इज़ वेरी कंसर्न। वो तमाम इश्यूज़ को डेली बेसिस पे देखते हैं, खा वो बीमारी से रिलेटेड हो, खा वो हमारी सहूलियात से रिलेटेड हो। अभी कल की बात अगर मैं शेयर करूँ अपने व्यूअर्स के साथ, तो 969 मेगावाट बिजली का एक मंसूबा था नीलम जहलम, जिससे बिजली जो प्रोड्यूस हो रही थी उसमें कुछ फनी खराबी आई थी, जिसमें वज़ीर आज़म सख्त नाराज़ हुए हैं और उन्होंने अपने जो उनकी टीम थी उनको डांटा भी है, और उन्होंने कहा है कि इस खराबी को फौरी तौर पे ख़त्म किया जाए और इसकी इंटरनेशनल ऑथेंटिकेशन के साथ कोई ऐसा इदारा जो इसकी तहकीकात करे और फौरी तौर पे रिपोर्ट पेश करें, क्योंकि ये 3 किलोमीटर तवील टेल रेस वाटर टनल थी जिसमें खराबी आई और बिजली की पैदावार मुतासिर हुई। क्योंकि हम डेली बेसिस पे सुनते हैं कि हमें लोड शेडिंग का सामना है, परेशान हो रहे हैं लोग, तो उन्होंने फौरी तौर पर इस मामले को एड्रेस किया है। और इस गर्मी के मौसम में कौमी ग्रिड से अगर 969 मेगावाट जो सस्ती और माहौल दोस्त बिजली है वो अगर निकल जाएगी, तो जाहिर है इस पे गुस्सा करना बनता भी है, इसको फौरी तौर पे ठीक हो जाना चाहिए। इस वक्त डिमांड भी इतनी ज़्यादा है बिजली की, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे सप्लाई रुकी हुई, मतलब काफ़ी पूरा दिन भी जो है ना लोड शेडिंग चल रही है। तो शुक्र है मौसम थोड़ा बेहतर है, साथ निभा रहा है, लेकिन बेहतर हो गया थोड़ा सा, बस ये प्रोजेक्ट भी ठीक हो जाए तो इंशाल्लाह हमारी जितनी भी लोड शेडिंग के मसले मसाइल हैं बेहतर हो जाएंगे। बिल्कुल, और लोड शेडिंग के जब मसले मसाइल हल होंगे तो ज़ाहिर है हम ही लोग खुश होंगे। वज़ीर आज़म ने एक और बड़ा अच्छा काम जो किया है, जिसका हम पहले भी अपने प्रोग्राम में जिक्र कर चुके हैं, जो सरकारी इमारतें हैं उनको सोलर पैनल्स पे मुंतकिल करती है, उधर से भी बहुत सी बिजली बचाई जा रही है। और इसके अलावा इमरजेंसी बेसिस पे जो जो इकदाम हो सकते थे मेरा ख्याल है सब हो चुके हैं। ट्यूबवेल्स को भी शिफ्ट किया जा रहा है सोलर बिजली पे, ताकि वहाँ से भी बिजली की कुछ बचत हो। तो ये जितनी बिजली बचाई जाती है ये हम ही लोगों के काम आती है। तो ये अगर ग्रिड पे काम होगा, नीलम जहलम पन बिजली का जो एक टनल जिसमें खराबी थी, अगर वो ठीक होगा तो जाहिर है इसका एडवांटेज भी हमें ही मिलेगा। दूसरा ये भी फायदा है कि जो ट्यूबवेल्स वगैरह वैसे बिजली पे चल रहे थे, अगर वहाँ पे लोड शेडिंग हुई हुई तो पानी की सप्लाई बिल्कुल लोगों की रुकी हुई थी। तो सोलर से ये होगा एटलीस्ट आपका जो रोज की सप्लाई है वो अपने बिजली पे इतना डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा कि मतलब जो आपको लाइन से आ रही है। तो अगर आपके सोलर पे है तो आपको थ्रू आउट वाटर सप्लाई उस पूरे इलाके को मुयस्सर रहेगी। बिल्कुल, पूरे इलाके को बिजली की सप्लाई भी जारी रहेगी, और उसके अलावा हमारी जो इंडस्ट्री है वो फ्लरिश करेगी, उनको फ़ायदा होगा। और जो स्पेशली छोटी इंडस्ट्रीज़ होती हैं
जहाँ पे LNG का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, जहाँ पर बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल है कि आपको जब ज़ाहिर है जब आप बिजली की बचत करके यहाँ पे लगा रहे होते हैं तो आपको रेट्स नहीं बढ़ाने पड़ते, तो उनको भी बड़े नॉमिनल रेट्स पे जिसपे एक घरेलू सारिफ को बिजली मिल रही है उसी पे अगर हमारी इंडस्ट्री को भी मिलने लग जाएगी तो जाहिर है इसका फ़ायदा 2-3 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन ये तो वो सारी चीज़ों का हम जिक्र कर रहे हैं मुकीद जिनको हम एक आज़ाद शहरी की हैसियत से इंजॉय करते हैं, लेकिन हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों को कैसे भूलें ऐसी सूरत हाल में जो महीनों का इवन सालों का कर्फ्यू बर्दाश्त करते हैं, उनको घरों से निकलने की इजाज़त नहीं होती। जुल्म सितम का एक सिलसिला है जो चलता आ रहा है। हम जब से पैदा हुए हम सुनते आ रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर पर कितना जुल्म किया जाता है। वहाँ पे डेली बेसिस पे लोगों के मर्डर होते हैं, डेली बेसिस पे जो वाक़यात होते हैं वो हमारे सामने। और अभी कल यौम शोहदा मनाया गया। आपको पता है इसके कॉन्टेक्स्ट में एक वाक़या है यौम शोहदा जो मनाया गया 1931 की बात है। 13 जुलाई 1931 को एक शहरी जिसका नाम अब्दुल कदीर था उसने एक ऐसी तकरीर की जो एक आज़ादी पसंद जहन रखने वाला इंसान ही कर सकता है। उस तकरीर की पादाश में उसे गिरफ्तार किया गया। जब उसको अदालत में पेश करने का वक्त आया तो थोड़ा सा डिले था, बहुत सारे लोग वहाँ पे जमा थे, जोहर की नमाज का टाइम हो गया। अब उन्हीं लोगों में से एक आदमी ने सोचा कि क्यों ना मैं अजान दूँ ताकि यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं वो नमाज अदा कर सकें। पहला शख्स जब अजान के लिए खड़ा हुआ तो गोली चलने की आवाज़ आई और वो शख्स शहीद हो गया। और इस तरह एक के बाद एक शख्स उस अजान को मुकम्मल करने आते गए और तकरीबन 22 लोग एक अजान को मुकम्मल करने के लिए शहीद हो गए। तो इसी सिलसिले में कल यौम शोहदा मनाया गया और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बयान भी दिया इस पर। उन्होंने कहा कि भारतीय मज़ालिम के बावजूद हमारे जो कश्मीरी मुसलमान हैं नस्ल दर नस्ल आज़ादी के हुसूल के लिए जो जद्दोजहद कर रहे हैं उनको हम सलाम पेश करते हैं। उनकी ट्वीट में ये भी लिखा था कि आज़ादी के शोले को कश्मीरियों की नस्लों ने भारतीय जबर का सामना करते हुए जिंदा रखा है। यौम शोहदाए कश्मीर उन कुर्बानियों की याद दिलाता है जो कश्मीरियों ने अक़वाम मुत्तहिदा के मंजूर शुदा हक़ के खुद इरादियत के लिए दी थी। आपको पता है मुकीद 18 से ज़ायद ऐसी करारदादें जिन पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। और एक और चीज़ बहुत अच्छी है, मेरा ख्याल है नाज़रीन से लाजमी शेयर करनी चाहिए कि भारत सलामती काउंसिल का मुस्तकिल रुकन बनने से भी महरूम हो गया है और पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी सतह पे तस्लीम कर लिया गया क्योंकि इसके लिए 2/3 चाहिए जो भारत के पास नहीं है। इवन उनके पास आधे अरकान की भी हिमायत नहीं है। तो ये एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी सतह पर तस्लीम हो रहा है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी कल एक बयान जारी किया है यौम शोहदा के मौके पर। उन्होंने कहा कि भारतीय काबिज़ अफ़वाज आज की जाहिरियत और ओछे हथकंडे ना माजी में कामयाब हुए और ना ही मुस्तकबिल में कश्मीरी अवाम की तहरीक आज़ादी को दबाने में कामयाब होंगे। यौम शोहदा पर उनका जो पैगाम था उसमें ये भी कहा गया कि शोहदा और बहादुर अवाम को उनकी मुसलसल जद्दोजहद आज़ादी पर ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करते हैं। तो हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों को कभी नहीं भूल सकते क्योंकि कश्मीर हमसे है और हम कश्मीर से हैं, हमारी शहरग है। हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों की जो भी मुश्किलात हैं उनका जिक्र करना कभी भी नहीं भूलते। खा वो न्यूज़ हो, खा हम प्रोग्राम कर रहे हो, इवन हम अपनी पर्सनल लाइफ्स में भी कश्मीरियों को हमेशा हमारी कोशिश होती है कि कश्मीर में जो जुल्म हो उसको ज़रूर एक्सपोज करते रहें, इंडिया को एक्सपोज करते रहें कि वहाँ पर किस तरह से गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया गया है, वहाँ पर किस तरह डेमोग्राफिक चेंजेस की जा रही हैं और किस तरह से लोगों को वहाँ पे नज़रबंद करके रखा जाता है, शहीद कर दिया जाता है। तो ये सारी सैड न्यूज़ तो मैंने सुना और ये दी, मसला मुझे लगता है सलमा कि जब तक इसे वर्ल्ड रिकग्निशन नहीं मिलेगी ना, इस सारे मसले को इसे हाईलाइट उस तरह नहीं किया जाएगा जिस तरह हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं, तब तक इसका सोल्यूशन जो है ना, जब वर्ल्ड इसके ऊपर जुड़ेगा कि ये वाकई बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, तब जाके इसके ऊपर हम सब मिलजुल के कुछ कर सकते हैं और अल्लाह करे कि बहुत जल्दी हमारे कश्मीर को इंशाल्लाह कश्मीर जरूर आज़ाद होगा। कुछ अच्छी बातें भी कर लें, मेरा ख्याल है हम बहुत सीरियस हो गए थे और हमारे व्यूअर्स भी थोड़े परेशान हो गए होंगे। तो आपने परेशान नहीं होना, बस अपने बहन भाइयों के लिए दुआ करनी है। हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, वो ये है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो मुज़ाकरात कामयाब हुए थे, जो बातचीत हुई थी, उसके नतीजे में हमें बेल आउट पैकेज मिलने जा रहा है। वो पैकेज जो सस्पेंड हुआ था कुछ अर्सा पहले, हमारी जो पिछली गवर्नमेंट थी उसने क्या किया था कि जो शराइत थी वो पूरी नहीं की थी IMF की तरफ से जो रखी गई थी। तो अभी उन तमाम शिकों पे अमल दरामद मुकम्मल हो गया है। हमने जो अपनी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की हैं उसके बाद हमें 1 अरब 17 करोड़ डॉलर अभी मिलने जा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले मैं ब्रेकिंग न्यूज़ भी देख रही थी, तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है।
और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी जो है वो भी किसी भी टाइम होना है, आई थिंक हो गया है या होने वाला है, तो अक्टूबर तक हम ग्रे लिस्ट से भी निकल जाएंगे। और इसके अलावा हमारी तारीफ भी की गई है इंटरनेशनल लेवल पे, जो कि बहुत ज़बरदस्त बात है। IMF ने खुद तस्लीम की है कि हमने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की हैं वो ज़बरदस्त हैं और इससे बेहतर और क्या हो सकता था। तो इंटरनेशनली हमने जो डैमेज था उसको बहुत हद तक रिकवर कर ली है, और इसके अलावा जो इंटरनली भी हमें मसाइल थे उनसे भी हम निकल आए हैं। और इसके अलावा हज का मुबारक महीना चल रहा है, हमारे साथी जो हज पर गए हुए थे उनकी वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है, तो हमारी गवर्नमेंट ने उसके लिए भी बड़ी अच्छी चीज़ें की हैं। जनाब, अच्छी चीज़ें ये हैं कि अब आपको लाइनों में लगने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट अपना बैग उठाएं, एयरपोर्ट पहुंचे, वहीं पे आपको सिर्फ इमिग्रेशन आपकी एयरपोर्ट पे होगी। अदरवाइज क्या होगा कि आपका जो बोर्डिंग है वो आपको पहले से इशू हो जाएगा। दैट्स वंडरफुल। और साथ में जो आपको पहले थोड़ा सा उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी थी कि आप हाँ। आबे जमजम नहीं ला सकते या एक सर्टेन क्वांटिटी में, तो उसके ऊपर भी काफी रिस्ट्रिक्शंस रिलीज कर दी हैं कि अब आप हाँ। इजी तरीके से ला सकते हैं। बिल्कुल, आप आबे जमजम भी ला सकते हैं, और इसके अलावा जो हमारी उसके अलावा वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से 30 किलो खजूरें भी मिलेंगी। तो वो लोग जिनके फैमिली में से कोई भी हज पे गया हुआ है, अगर आपकी फैमिली में से भी कोई गया हुआ है तो उनसे कहें कि हमें वो ज़रूर कुछ शेयर कर दें खजूरें, ताकि हम खा लें इस दफा, लेकिन नहीं। हाँ, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ज़बरदस्त हो गया जनाब। हमारे लिए आने वाली है। हाँ। और हमारे वो तमाम लोग जो हज पे गए हुए थे उनकी वापसी की परवाज़ों का सिलसिला शुरू हो गया है, और 14 जुलाई से तकरीबन 13 अगस्त तक ये एक महीने के अंदर वो तमाम हमारे लोग जो गए हुए थे वो वापस आ जाएंगे, और इनकी तादाद तकरीबन 82,000 है जो लोग हज पे गए थे। तो ये बड़ी ज़बरदस्त हमारे पास न्यूज़ है। इट्स वंडरफुल कि खजूरें भी आएंगी, हमारे साथी भी आएंगे, तो बड़ा मजा आने वाला है। हाँ। अच्छा सलमा, मैं यही आपसे डिस्कस कर रहा था उस दिन भी कि कोई भी गवर्नमेंट को थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ों को स्टेबलाइज होते होते, कि लोग एकदम से पैनिक हो जाते हैं कि ये तो एकदम से ये चीज़ें चेंज हो रही हैं, बट ऐसे ऐसे देखो तो बेहतरी की तरफ हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं। ट्रू। हाँ, तो ये एक अच्छी बात है कि ऐसे से टाइम लगता है हर चीज़ को स्टेबलाइज होते होते, बट बेहतरी नजर आ रही है। इस दफ़ा नहीं, मैंने उस बात पे कहा था कि इस दफ़ा मेरी फैमिली से कोई हज के लिए नहीं गया। हाँ। तो इसके बारे में आपसे थोड़ी डिस्कशन कर रहा था। नेक्स्ट समय बताएं सलमा, क्या चल रहा है? जनाब, नेक्स्ट ये चल रहा है कि हमारे पास कुछ सैड न्यूज़ आ रही थी। मेरा ख्याल है कि अगर आप थोड़ा सा उसका जिक्र कर देंगे, कल हमारे 2 सितारे हमसे बिछड़ गए हैं। पाकिस्तान के मारूफ अदाकार तनवीर जमाल साहब जो हैं वो इंतकाल फरमा गए, और हाँ, और एक बहुत वेल नोन आर्टिस्ट थे पाकिस्तान के जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। उन्होंने स्टार्ट अपना किया बेसिकली अपनी मॉडलिंग करियर से, और आईसीएस से एक्टिंग की तरफ आए, जिसमें थिएटर और ड्रामा और फिल्म्स हर चीज़ में उन्होंने अपने आप को मनवाया। चलते हैं एक रिपोर्ट की तरफ, उसके बाद हाजिर होते हैं। नाम कमाने वाले तनवीर जमाल ने जांगलू से अदाकारी का आगाज किया और बेपनाह शोहरत हासिल की। उन्होंने जिना से कायद, समझौता, बाबर, इंतहा, जन्म जली और जलते सूरज में किरदार अदा करके अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। कौन कौन रहता है तुम्हारे घर में? मैं और मेरी मम्मा। मैं भी अकेले ही रहता हूँ, मैं भी घर पे बोर हो जाता हूँ तो यहाँ चला। तनवीर जमाल ने मेगा ड्रामा सीरियल गॉडफादर को डायरेक्ट करके खूब शोहरत कमाई, और ये ड्रामा जापान और पाकिस्तान में रिकॉर्ड किया गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने एक बयान में कहा कि अदाकार तनवीर जमाल ने अदाकारी के शोबे में गिरा कदर खिदमात सरअंजाम दी हैं, जिन्हें फन के शोबे में तादेर याद रखा जाएगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने अपने ट्वीट में कहा कि तनवीर जमाल के इंतकाल की खबर सुनकर दुख हुआ, और तनवीर जमाल गुज़िश्ता 35 सालों से पीटीवी की मारूफ शख्सियत थे। पीटीवी के मुतादिद ड्रामों में अपनी कारकर्दगी का लोहा मनवाया। मरहूम की ड्रामा इंडस्ट्री के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। तनवीर जमाल एक ऐसा सितारा जिसको हम कभी नहीं भूल सकते, और सिर्फ तनवीर जमाल ही नहीं, कल का दिन हमारे लिए इस हवाले से भी अफसोसनाक रहा कि हमारी इंडस्ट्री के एक नामवर अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी, उनकी अहलिया रुबीना कुरैशी भी कल इंतकाल कर गई हैं। और हमारी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं मरियम औरंगजेब साहिबा, उन्होंने इस सिलसिले में एक ट्वीट भी किया और अफसोस का इजहार किया है। सिंधी म्यूज़िक का बहुत बड़ा नाम थी रुबीना कुरैशी, और उनका इंतकाल हमारे लिए जो है वो बहुत एक अफसोसनाक बात है। ये जो खला पैदा हुआ है उनकी डेथ से, वो मेरा ख्याल है आइंदा कई सालों तक पूर्ण नहीं हो सकेगा। बिल्कुल। एक रिपोर्ट है, वो नाजरीन को दिखाते हैं।
कुरैशी 19 अक्टूबर 1940 में सिंध के शहर हैदराबाद में पैदा हुई। उनका असल नाम आयशा शेख है। रुबीना कुरैशी को बचपन से ही गायकी का बहुत शौक था। वो अपने स्कूल के प्रोग्राम्स में गाने गाया करती थी। जब वो 9वीं जमात की तालिबा थी तब रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद में उन्हें गुलकारी का मौका मिला, जहाँ उन्होंने अपना पहला सिंधी गाना रिकॉर्ड करवाया। इस गाने से वो सिंध भर में मकबूल हो गयी। गायकी के साथ साथ उन्होंने अपनी तालीम भी जारी रखी और मुस्लिम हिस्ट्री में मास्टर्स किया। रुबीना कुरैशी ने शाह अब्दुल लतीफ भटाई, सचल सरमस्त और बुडल फकीर समेत कई सूफी शोरा की शायरी पर गाने गाए, जो काफी मकबूल हुए। रुबीना कुरैशी ने सिंधी फिल्मों में भी पसे पर्दा गुलकारी की। 1970 में वो मारूफ फिल्म और टीवी के अदाकार मुस्तफा कुरैशी से रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुई और लाहौर मुंतकिल हो गयी, जिसके बाद रुबीना कुरैशी ने उर्दू, सराइकी, पंजाबी, पश्तो और बंगाली जबान में भी गाने गाए। रुबीना कुरैशी ने न सिर्फ मुल्की बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी अपनी आवाज का जादू जगाया। उनकी बेहतरीन गायकी की वजह से हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमगा इम्तियाज से नवाजा गया, जबकि रेडियो पाकिस्तान की जानिब से भी उन्हें बेहतरीन गुलकारा का अवार्ड दिया गया। रुबीना कुरैशी काफी अरसे से कैंसर के आर्जे में मुब्तला थी और आज इस जहान फानी से रुखसत हो गयी। उनकी नमाज जनाजा कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार की मस्जिद में अदा की गयी। नमाज जनाजा में PTV कराची GM अमजद हुसैन शाह, शोबे से वाबस्ता अदाकारों और खानदान के अफराद ने शिरकत की। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब ने रुबीना कुरैशी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि उनकी मौसीकी के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। सिंध के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह ने रुबीना कुरैशी के इंतकाल पर दुख का इजहार करते हुए मरहुमा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। जी गाइस, वेलकम बैक। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वनडे टीम और तीनों फॉर्मेट्स में खिलाड़ियों की रेटिंग जारी कर दी है और एज एक्सपेक्टेड बाबर आजम ने वनडे की T20 सीरीज में भी उनकी पहली पोजीशन है। दैट्स वंडरफुल कि हम स्पोर्ट्स में इतना नाम बना रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे बचपन में हीरोज होते थे, सकलान मुश्ताक, शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर, वो 90s के जो हमारे टाइम से। उसके बाद बहुत अरसे बाद जाके एक क्रिकेट लेजेंड हमारे सामने इस तरह हैं। बाबर आजम सबके ही फेवरेट हुए हैं आजकल और उनकी परफॉर्मेंस, उनकी बैटिंग, उनके ओवरऑल जो अगर आप मैचेस देखो तो एक एंटरटेनिंग वो चीज़ होती है कि उसमें आप फुल जज्बे से बैठे देख रहे होते हैं। जिस तरह हमारी पूरी नेशन क्रिकेट में ये रीयूनाइट होती है, तो उस तरह बैठ के हम देख रहे होते हैं, जो कि बहुत अरसे बाद मुझे फील हुआ है। क्रिकेट से ऑन एंड ऑफ में चलता रहता हूँ, कभी बहुत एडिक्ट हो जाता हूँ, कभी वापस छोड़ देता हूँ। इस दफ़ा वापस बाबर आजम के आने से मेरा इंटरेस्ट वापस डेवलप हुआ एंड आई लव क्रिकेट नाउ। यानी आप ये सोच रहे हैं कि क्योंकि बाबर आजम वापस आ गए हैं तो दोबारा क्रिकेट देखनी शुरू कर देनी चाहिए, और हमारे बहुत से व्यूअर्स भी ऐसे ही सोच सब देख रहे हैं। लेकिन वो जो मजा आता था ना क्रिकेट देखने का, वो वापस दोबारा होना शुरू हो गया, जो कि 90s में, अर्ली 2000 में जो आपको देखने को मिलते थे मैचेस। तो बाबर आजम ने आके वो खला पूरी की और माशाल्लाह सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक किए इसमें। हाँ ठीक है, बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया। तो आप क्रिकेट देखेंगे तो मैं भी देखूंगी, क्योंकि मेरे लिए भी ज़ाहिर है ये उतनी अच्छी खबर है जितनी आपने बताई है और हमारे व्यूअर्स के लिए भी होगी। लेकिन सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं, आपको पता है हमारे स्टूडेंट्स इतने काबिल हैं, वो इतनी फील्ड्स में नाम कमा रहे हैं। गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के तलबा ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। एक स्टूडेंट ने तैयार किया है जनाब वर्चुअल सॉफ्टवेयर, और आपको पता है इसमें बहुत सारी कंट्रीज शामिल थी और पाकिस्तानी स्टूडेंट ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। दैट्स एन ऑनर। 34 ममालिक के अंदर पाकिस्तान का स्टूडेंट अगर फर्स्ट पोजीशन ले रहा है, दैट मीन्स कि हमारी जो नई लॉट है वो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखती है और हमें उसको पॉलिश करना है। ऐसे बहुत से और स्टूडेंट्स हैं, यानी अरफा करीम थी तो हम सोचते थे कि हम दूसरी अरफा करीम कहाँ से लाएंगे। एक और स्टूडेंट हमारे सामने आ रहा है, तो मेरा ख्याल है कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और हमें अपने बाकी स्टूडेंट्स को, बाकी जो नई लॉट है उनको भी इनकरेज करना चाहिए कि भाई आप लोग भी ये सब कर सकते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज़ जो होती हैं उनको आपने पहचानना होता है। स्पेशली पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि आपने अपने बच्चों की जो एबिलिटीज़ हैं उनको पॉलिश करना है। और ये बच्चे रोल मॉडल्स बन जाते हैं यंग एज में कि आप में एक टैलेंट है और आपने बचपन में ही मनवा लिया उसे, क्योंकि टाइम लगता है। लोग देखते हैं कि एक एक्सपीरियंस टीचर ही आके सिखाएगा तो मैं कुछ कर सकूंगा, बट ये उन्हीं टीचर से सीखते सीखते एक स्टूडेंट बीच में शार्प निकलता है जो कि इतना कुछ कर जाता है। तो आपने अपने बच्चों के बेसिकली वो टैलेंट को रिकग्नाइज करना है कि वो किस चीज़ में तगड़ा है, और जिस चीज़ में तगड़ा है उसे फुल एक्सपोजर दें उस चीज़ का, ताकि वो उसमें जो सलाहियत है उसे खुल के सामने ला सके। जिस तरह
कि हमारे students अच्छा, कर ये रहे तो मैं जो जिक्र कर रही हूँ वो एक तो मास्टरमाइंड होता है ना, जो पोजीशन होल्डर होता है, लेकिन उसके साथ पूरी टीम होती है। तो ये बेसिकली एक ब्रेन नहीं था जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ जो सॉफ्टवेयर बनाया है, ये 24 लोगों की एक टीम थी जिसने 2 माह तक दिन रात मेहनत की है और ये सॉफ्टवेयर बनाया है। ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है अगर देखा जाए तो, ये आसान काम नहीं था, बहुत मुश्किल टास्क था। और सिर्फ यही हमने नहीं किया, हम और भी बहुत कुछ कर रहे हैं। हम पाकिस्तान में टूरिज्म को डेवलप करने की हमारे जो नौजवान हैं बड़ी एफर्ट्स कर रहे हैं। हमारे 20 साल को पैमा शहरोज काशिफ जो कुछ ही दिन पहले मौत के मुंह से बच के निकल आए थे, टीम्स ने उनको रेस्क्यू किया था, वो फंस गए थे एक जगह पे चोटी पे, तो अभी जनाब वो कम उम्र होने के बावजूद एक नई चोटी सर करने का प्लान कर चुके हैं, जिसका बड़ा मुश्किल सा नाम था मुकीद, आई एम ट्राइंग टू रिकॉल, उसका नाम था गशरबर्न समिट थी, क्या था जो उसका कि आई एम नॉट श्योर, लेकिन राका पोशी का भी इसी टाइप का कुछ सेकंड नाम है, वो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन अगर ये हो सकता है वही हो। मेरी डिस्कशन जो आपसे हो रही थी ना, आपने कहा था अभी तो ये इससे निकला और ये फिर जा रहा है, तो मैंने सलमा को ये बताया था ये एक एडिक्शन होती है, एक दफा आप फंसे हो और आप उससे निकले हो ना, तो आपको एडिक्शन होती है कि अब और कौन ऑब्स्टिकल मेरे सामने आ सकता है, तो ऑब्स्टिकल बन जाता है आपके लिए कि मैंने अभी अगर कर लिया है तो मैं आइंदा भी ये कर सकता हूँ, तो वो ये एडिक्शन है। और जो 20 साल की उम्र में बड़ा, मतलब मैं कहती हूँ कि मेरा हौसला नहीं है, शायद मुकीद के लिए भी बड़ा मुश्किल काम हो कि जनाब उन्होंने नांगा पर्वत सर की है इतनी छोटी सी एज में। अब मेरा ख्याल है ही इज द यंगेस्ट वन जिन्होंने की है, और अब वो अगला मिशन भी अपना जो है वो प्लान कर चुके हैं। बेस्ट विशेस टू शहरोज काशिफ। डेफिनेटली, और इसमें एज नहीं मैटर करती। जैसे अली सतपारा जो थे वो कितनी चोटियां सर करने के बाद मतलब वो उनका एक मिशन बन गया था कि कोई भी पहाड़ मेरे सामने अकड़ में नहीं रह सकता, मैं इसकी अकड़ तोड़ूंगा, तो ये एक आइडिया है। तो इसमें एज नहीं मैटर करती, आपका बस जज्बा मैटर करता है, और ये जज्बा अगर पूरी कौम में हो तो क्या कुछ कर सकते और हैं। अली सतपारा के जाने पे एक गाना जो हमें बहुत सुनने को मिलता था, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, मेरा ख्याल है ब्रेक में हम वो सुनते हैं, वापस आके आपसे डिस्कशन करते हैं। स्टे विद अस। आजादी का मतलब बेलगाम हो जाना नहीं है। आजादी का मफहूम ये नहीं है कि दूसरे लोगों और ममलकत के मफादात को नजरअंदाज करके आप जो चाहें कर गुजरें। आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है और पहले से कहीं ज्यादा। अब ये जरूरी है कि आप एक मुनज़्ज़म और मुस्बत कौम की तरह काम करें। इस वक्त हम सबको चाहिए कि तामीरी जज्बा पैदा करें। اقرأ باسم ربك الذي خلق वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक में मैं और मुकीत बात कर रहे थे कि मुकीत ने कहा कि मेरा गला खराब था, मैंने एंटीबायोटिक्स खानी शुरू कर दी। मैंने मुकीत को वार्न किया कि ये कोई अच्छी बात नहीं होती, सेल्फ मेडिकेशन वैसे ही बुरी बात है, लेकिन जब आप एंटीबायोटिक्स खाना शुरू कर देते हैं दैट्स वेरी बैड, क्योंकि जब आप एंटीबायोटिक्स बगैर प्रिस्क्रिप्शन के लेना शुरू कर देते हैं तो आपके बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं जिनका आपको पता भी नहीं चलता, और विद पैसेज ऑफ टाइम जब आपको रियलाइज होता है कि आप बहुत कुछ डैमेज कर चुके हैं, बड़ी तबाही कर चुके हैं आप अपने साथ, तो जनाब उस वक्त तक बड़ी देर हो चुकी होती है। सेल्फ मेडिकेशन कभी भी मैंने देखा कि कोई अच्छा काम किया उसने, क्योंकि आपको नहीं पता एग्जैक्ट डायग्नोज नहीं किया आपने कि मसला क्या है। तो सर में दर्द है, किस वजह से ये आपने नहीं मालूम किया, क्या आपको डिहाइड्रेशन ज़्यादा है या क्या क्या मसले मसाइल हो सकते हैं उसके पीछे, कोई भी छोटी सी बीमारी हो, हमें लगता है अच्छा ये पिछली बार भी हुआ था ना इस तरह, मैंने ये किया था ठीक हो गया था। जब तक आपको डॉक्टर ना प्रिस्क्राइब करे आप कोई भी मेडिसिन खुद से ना लें, क्योंकि उसके अंदर जाके क्या नुकसान हो रहे हैं, आपको कितनी ज़रूरत है भी कि नहीं और कितनी ज़रूरत है, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, और ये आपकी सेहत की बात हो रही है यहाँ पे। तो सेल्फ मेडिकेशन में हर किसी के डॉक्टर जाग जाते हैं अंदर का कि नहीं बस ठीक है, सिर्फ 2 गोलियां खिलाओ ठीक हो जाएगा। अच्छा, एक तो कुछ तो हमें मेडिसिन खुद भी पता होती है कि हमने चलो गला खराब है ये खा लेते हैं। मैं ब्रांडिंग नहीं करूँ, मैं किसी मेडिसिन का नाम नहीं लेती। और कभी ऐसे भी होता है कि वो भाई को डॉक्टर ने फला मेडिसिन दी थी ना, क्या डॉक्टर के पास जाना है, फीस देनी है, चलो वही खा लेते हैं। गला खराब है, उसका भी तो गला ही खराब था भाई, उसकी बॉडी फिजिक कुछ और है, उसके सिम्टम्स कुछ और होंगे, उसकी कफ अगर थी तो डिफरेंट होगी, अगर उसका गला सिर्फ खराब
था, नॉर्मली उसकी सिर्फ आवाज डिस्टर्ब थी, तो हो सकता है उसके वोकल कॉर्ड्स स्वेल हुए हो या कोई और स्टमक अगर प्रॉब्लम हो अपसेट सकती हो है। तो उसमें लोग कहते हैं कि हाँ बस स्टमक अपसेट है तो इसके ऊपर बस ये दवाई खा लो। नहीं, क्यों अपसेट है, क्या इसके पीछे वजह, आपको क्या फूड पॉइजनिंग हुई है या आपको जनरली कोई एलर्जी हो रही है, आपका क्या पीछे मामला है, वो सारा फिगर आउट करना बहुत जरूरी होता है कि इसकी जड़ क्या है, कहां से ये मसला आ रहा है। तो ये डॉक्टर ही फिगर आउट कर सकते हैं और उसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ जनाब बरतानिया से वीडियो लिंक पे मौजूद हैं डॉक्टर इमरान गौहर साहब। डॉक्टर साहब वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। सर गुज़श्ता ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक, खैर मुबारक। और मैं अभी आप लोग की बातें सुन रहा था तो मुझे तो लग रहा था आप दोनों डॉक्टर हैं। यू माशाल्लाह यू हैव सच अ नॉलेज। सर आई विश हम हो सकते, लेकिन हमने सोचा कि हम थोड़ी सी जो हमारा महदूद नॉलेज है उसको शेयर करें और आप हमें और हमारे व्यूअर्स को भी एजुकेट करें कि माएँ क्या करती हैं कि बच्चों को अगर बुखार हो जाता है, नज़ला जुकाम होता है, डॉक्टर के पास जाने के बजाय प्रेफर करती हैं कि चलो पैनाडोल का सिरप दे दो या फिर कोई एंटीबायोटिक जो खुद खाती हैं उसी का सिरप बच्चे को पिलाना शुरू करती हैं। कितना नुकसानदेह होता है, इट्स वेरी हार्मफुल। बहुत अच्छी बात आपने की। आज का जो टॉपिक है आपका ये बहुत रेलेवेंट है एक्चुअली डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, स्पेशली लाइक पाकिस्तान, क्योंकि एंटीबायोटिक का ओवर यूजेज इज ग्रोइंग टू मच इन डेवलपिंग कंट्रीज, स्पेशली लाइक इन पाकिस्तान। इसकी वजह एक ये भी है कि हमारे यहाँ जो एंटीबायोटिक्स वगैरह है वो बहुत ही रेडिली अवेलेबल है। कोई भी शख्स जाके बाजार में, फार्मेसीज पे बहुत इजीली एंटीबायोटिक ले सकता है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर भाई को कोई प्रॉब्लम हुई थी या बहन को कोई प्रॉब्लम हुई थी या माँ को कोई प्रॉब्लम हुई थी, वो दवाइयाँ खुद ही सेल्फ प्रिस्क्राइब कर देते हैं और उसको ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक चीज़ को समझने की ज़रूरत यह है कि इस सेंचुरी की बहुत बड़ी दरियाफ्त है फॉर द लास्ट 100 years, वो एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक ने बहुत ज़्यादा लाइफ सेव की है और सेव करती है आए दिन, हर रोज़। लेकिन ऑब्वियसली लाइक हर चीज़ जिसको अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दें और या उसका गलत इस्तेमाल शुरू कर दें तो उसके नुकसानात हैं, और इसी तरह एंटीबायोटिक के भी नुकसानात हैं। अभी एक स्टैट्स के मुताबिक तकरीबन 1.2 मिलियन के करीब डेथ्स हो रही हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से, यानी कि ओवर यूजेज ऑफ एंटीबायोटिक की वजह से। तो आखिर एंटीबायोटिक क्या है और इसका ओवर यूजेज क्या है, वो ये है कि एंटीबायोटिक बेसिकली एक ऐसी दवाई इजाद हुई है जो कि बैक्टीरियाज को किल करने के लिए या सही करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन हुआ ये है कि इंसान जब बीमार पड़ता है, जैसे आपने बिल्कुल कहा कि सोर थ्रोट है या दूसरी जो चीज़ें हैं, उसमें दो तरह की होती हैं, एक होता है वायरसेस और एक होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो एंटीबायोटिक जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम करती हैं, जबकि ज्यादातर इलनेसेस लाइक सोर थ्रोट, अभी हमने देखा 2-3 साल में कोविड, ये ज्यादातर वायरसेस होते हैं जिनका कि एंटीबायोटिक का इन पे कोई असर नहीं होता। तो होता यह है कि अगर हम वायरसेस को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स लेना शुरू कर दें तो बेसिकली आप एक किसी मर्ज को गलत इलाज लेते हैं। उससे नुकसान क्या होता है? उससे नुकसान ये होता है कि जब एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है तो उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक, फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन, पेनिसिलिन एक लाइफ सेविंग ड्रग है। मेनिंजाइटिस है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिससे लोग 50 या 100 साल पहले मर जाया करते थे, अब वो पेनिसिलिन जो है उससे उनकी लाइफ बच जाती है। तो वो उसके खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा करती है। अब उसका ओवर यूज होता है तो फर्ज कीजिए कि एक आदमी 500 मिलीग्राम से सही होता होगा पेनिसिलिन की, तो जब आप उसका बिला वजह इस्तेमाल करते हैं तो बॉडी की रेजिस्टेंस उसमें बढ़ना शुरू हो जाती है, और उससे फिर क्या होता है कि आइंदा आने वाले वक्त में पेनिसिलिन काम करना छोड़ देती है जब उसकी वाकई जरूरत होती है। तो एक नुकसान जो सबसे बड़ा ये है कि खुदा न खास्ता अगर आप वायरसेस के लिए एंटीबायोटिक्स यूज कर रहे हैं, जो कि उसका इलाज तो कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन वो आपकी बॉडी के अंदर आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को खराब कर रही है, और उससे नुकसान ये होता है कि जब वाकई खुदा न खास्ता किसी को मेनिंजाइटिस हो जाए या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, वो उस वक्त जब पेनिसिलिन लेगा तो वो असर नहीं करेगी। इसके अलावा ये आपके गट्स में, यानी कि आपके पेट के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है, एब्जॉर्प्शन के प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, डायरिया, ये इवन आपकी नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर भी हो सकती है, यानी कि आपके बच्चों को भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकती है, उनके पेट में प्रॉब्लम हो सकती है। अभी एक डेटा के मुताबिक पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो डेवलप हो रही है वो यूरिन इन्फेक्शन की वजह से हो रही है, यानी कि लोग एंटीबायोटिक मुख्तलिफ दूसरी चीज़ों के लिए ले रहे होते हैं और यूरिन इन्फेक्शन जो है वो बिगाड़ उसमें आ जाता है। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि एक तरफ
आप अपने समझे कि सोर थ्रोट के लिए आप फर्ज कीजिए समझते हैं कि आप ले रहे हैं एंटीबायोटिक, लेकिन हो सकता है वो आपकी किडनी इन्फेक्शन या यूरिन इन्फेक्शन अगर के जो मामलात हैं उसमें वो आपके लिए गड़बड़ पैदा कर रही है, और खुदा न खास्ता अगर आपको वो मसला बाद में होता है और आप वो एंटीबायोटिक पर्टिकुलर लेते हैं तो शायद काम ना करे। डॉक्टर साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे, पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट है कि एक फैमिली की एक ड्रॉर होती है जिसमें सारी दवाइयाँ होती है, कोई भी तबीयत खराब है तो कुछ भी रेफर कर दो, कुछ भी रिकमेंड कर दो, उसके एक टाइम होता है कि 5 दिन 7 दिन 8 दिन कितने दिन आपने एंटीबायोटिक्स लेनी है, लेकिन लोग मिस यूज़ करते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि मेरी तबीयत जब ठीक हुई तो उसी वक्त छोड़ दी। एंटीबायोटिक्स में गैप्स आ जाते हैं बीच में कि आज मिस होगी तो खैर है कल से फिर से शुरू कर दूंगा, इसके कितने नुकसान आते हैं? बहुत बहुत अच्छा पॉइंट आपने मेंशन किया। देखें, अब पहला तो मसला ये है कि हम एक तो गलत इस्तेमाल ही कर रहे हैं, और फिर दूसरा आपने जो मेंशन करा बेसिकली तरीका इस्तेमाल भी गलत है। तो हम न सिर्फ एक गलत चीज गलत मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अलावा वो तरीका भी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं कि 1 दिन ले ली, 2 दिन ले ली या 3 दिन ले ली और कोर्स भी मुकम्मल नहीं होता, तो इससे और बिगाड़ पैदा हो रही है जिस्म में। देखिए, हर चीज का एक फॉर्मूला होता है, जो भी केमिकल होता है या जो भी चीज हम ट्रीट करते हैं, फर्ज कीजिए किसी को चेस्ट इन्फेक्शन है तो डॉक्टर्स जो एंटीबायोटिक देते हैं वो दिन में 3 दफा 7 दिन लेनी है या 2 दफा 7 दिन या 5 दिन, जो भी होता है उसका एक फॉर्मूला होता है जो कि कंपनी की तरफ से और रिसर्च के बाद डिटरमिन किया जाता है। तो अगर फर्ज कीजिए आप खुद डॉक्टर बन जाते हैं और अगर आप उसको अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो न सिर्फ आप अपनी कुव्वत मुदाफ़ियत को खराब कर रहे होते हैं, बल्कि अपनी जिस्म में जो एक तरीका है मेडिसिन लेने का, फॉर्मुलेशन है, उससे उसको बिगाड़, तो ये बल्कि वी कॉल इट डबल वैमी एक्चुअली, दैट you're not just destroying your immunity, बल्कि आप अपने जिस्म के दूसरी चीजों को भी नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो ये तो हमारे यहाँ ये दूसरा बहुत ही बड़ा मसला है। दूसरी बड़ी कंट्रीज में कम से कम ये मसला थोड़ा सा कम है, लेकिन पाकिस्तान में और दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज में ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू आपने मेंशन किया। देखिए, एंटीबायोटिक का अनफॉर्चुनेटली अगर आप रेडिली अवेलेबल है ना तो ये बहुत आसान होता है, हर आदमी जाता है और वो जाके एंटीबायोटिक खरीद लेता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस को बेहतर करने की जरूरत है। तो आज जो प्रोग्राम भी हम कर रहे हैं उसमें वो भी अवेयरनेस का प्रोग्राम है बेसिकली कि हर बीमारी एंटीबायोटिक उसका इलाज नहीं है। आप एक अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, आप उससे मशवरा करें, अपना चेकअप कराएं और प्लीज एंटीबायोटिक पे लेने पे डॉक्टर्स को जोर ना दें। ये पेशेंट्स की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो जाके डॉक्टर्स को काफी प्रेशराइज करते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि डॉक्टर से रुजू करें अपनी कोई भी बीमारी हो, और उसमें एक सवाल मैं हमेशा एक पेशेंट को कहता हूँ कैसे बचा जा सकता है, उसमें डॉक्टर से एक सवाल जरूर कि क्या डॉक्टर साहब मुझे एंटीबायोटिक जरूरी है इस बीमारी के लिए। आई थिंक दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पेशेंट डॉक्टर से पूछे कि क्या डॉक्टर साहब मुझे एंटीबायोटिक लेना इस बीमारी के लिए जरूरी है। तो फिर वो आई थिंक दैट विल मेक डॉक्टर रियलाइज के ये पेशेंट प्रेशराइज नहीं कर रहा। बाज दफा डॉक्टर्स भी अपनी जान बचाने के लिए या टालने के लिए लोगों को एंटीबायोटिक लिख देते हैं ताकि वो समझते हैं कि ये अगर कोई डॉक्टर सिर्फ मशवरा दे देता है तो शायद लोग समझते हैं कि डॉक्टर ही अच्छा नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो आई थिंक लोगों की एक्सपेक्टेशन, अवेयरनेस पैदा करने की हम सबको जरूरत है कि ये बताएं लोगों को कि हर बीमारी का इलाज एंटीबायोटिक्स नहीं होती। बहुत माइनर इलनेसेस जो है वो बैक्टीरियल होती हैं जिसमें कि एंटीबायोटिक मुफीद होती है, लेकिन ज्यादातर इलनेसेस बैक्टीरियल नहीं होती, वायरल होती है जिसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। तो वो आप अपने फायदे के बजाय आप अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो लोगों को आई थिंक अवेयरनेस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि अपने एंटीबायोटिक वगैरह के यूजेज को किस तरह के कम से कम किया जा सकता है और बेसिकली डॉक्टर से रुजू करें। मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं अपने अगले क्वेश्चन को एक अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से रिलेट करना चाहती हूँ कि एक बार मेरा एक्सीडेंट हुआ, मुझे डॉक्टर ने बहुत हैवी डोज दी एंटीबायोटिक्स की, जो कि तकरीबन मुझे महीने तक खानी पड़ी क्योंकि वो बहुत स्वेयर एक्सीडेंट था। अब उसके नतीजे में क्या हुआ कि जो डैमेज हुआ, मेरी किडनीज अफेक्ट हुई, मुझे बहुत लंबे अरसे के बाद पता चला। अब आपको जो डैमेज होता है वो कई सालों के बाद सामने आता है, अब आप उसका इलाज कैसे करें? बहुत अच्छी बात की आपने, और मैं जैसे पहले कह रहा था कि किडनी इज वन ऑफ द ऑर्गन, लिवर इज वन ऑफ द ऑर्गन व्हिच कैन बी डैमेज। देखिए, एंटीबायोटिक ज्यादा यूज करने का सबसे पहले तो आप इसका तदारुक किया कि आप इसको स्टॉप करें, इस चीज को इस्तेमाल करना बंद करें और अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करें। इसके अलावा हाई फाइबर डाइट्स होती हैं, प्रोबायोटिक ड्रिंक्स होते हैं जो कि आपके गट की मजबूती करते हैं, हाइड्रेशन अपनी जिंदगी में ज्यादा लेकर आए, फल फ्रूट्स वगैरह का ज्यादा इस्तेमाल शुरू करें, हेल्दी लाइफस्टाइल को करें ताकि पानी ज्यादा पिए। हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे इसके लिए। तो इससे जो है रेजिस्टेंस जो होती है आहिस्ते आहिस्ते बेहतर होना शुरू होती है। लेकिन डेफिनेटली इस्तेमाल में भी कमी की बहुत ज्यादा जरूरत है
और अगर एक दफा डैमेज हो चुका है तो हाइड्रेशन, हाई फाइबर डाइट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और इस तरह की जो चीजें और प्रोबायोटिक जैसे मैंने कहा वो आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करती हैं बैलेंस डाइट के साथ साथ। तो आई थिंक जो की इशू हम जो फेस कर रहे हैं पाकिस्तान या दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज में वो ये है कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस, लोगों की कि जल्दी ठीक हो जाना है। एक ये जो पाकिस्तान में खास की जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो हर कोई चाहता है कि बस मैं किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाऊं कि मुझे ऐसी दवाई दे कि मैं बस दूसरे दिन खड़ा हो जाऊं। और ये सबसे बड़ी एक मिथ है और जिसको हम सबको मीडिया पे या डॉक्टर्स को और आप लोग जैसे लोगों को सही करने की जरूरत है कि कोई भी बीमारी होती है ना या वायरस होता है उसका एक साइकिल होता है। वो 48 घंटे, 72 घंटे, 4 दिन या 7 दिन, और कोविड में तो हम सबको पता चला है कि कितने कितने दिन होता है, लोगों की अवेयरनेस ये काफी। तो हर वायरस का एक साइकिल होता है, आपकी बॉडी उसके थ्रू जाती है, कुव्वत मुदाफियत पैदा करती है, उसके खिलाफ फाइट करती है और बेहतर होती है। हाँ, अगर आप 5-6 दिन बाद ठीक नहीं होते तो यस ऑब्वियसली देयर कैन बी अ रोल फॉर द एंटीबायोटिक्स, बट फौरन पहले या दूसरे दिन एंटीबायोटिक ले लेना जो है वो अपने साथ ज्यादती है और अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को खराब करने वाली बात है। डॉक्टर साहब, बचपन में ज़्यादा जुकाम होता है बच्चों को, आहिस्ता आहिस्ता एक टाइम आता है कि मुझे भी जिस तरह एवरी सेकंड मंथ होता था, एक टाइम आया कि वो आहिस्ता आहिस्ता करते करते वंस अ ईयर पे शिफ्ट कर गया। उसमें कोई ना एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत होती है ना कोई आप कोई एक्स्ट्रा मेडिकेशन कर रहे हो, तो क्या इसमें इम्यूनिटी आपकी मैटर कर रही होती है, आपकी डाइट मैटर कर रही होती है कि एज के साथ साथ ये बेहतर होता रहता है मामला? अच्छा सवाल किया आपने। बिल्कुल, बच्चों को देखिए, बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो, हम तो यहाँ कहते हैं कि नर्सरीज में या स्कूल्स में जो यंग बच्चे होते हैं उनको हर दूसरे हफ्ते या चौथे हफ्ते ना नजला या जुकाम हो सकता है। इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल बिकॉज वो दूसरे यंग बच्चों में मिल रहे होते हैं। वो बच्चे बग्स को लेकर आते हैं, वायरसेस को लेकर आते हैं और वो दूसरे अपने छोटे बच्चों में ट्रांसफर करते हैं। और जब आप छोटे होते हैं तो आपकी इम्यूनिटी जो होती है स्ट्रांग नहीं होती है, तो ऑब्वियसली आपका एक्सपोजर हो रहा होता है, आप रिएक्ट करते हो। जैसे आपने बोला आपको हर हफ्ते या चार हफ्ते में नजला जुकाम होता है और आहिस्ते 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 वो बेहतर होना शुरू होता है। बेहतर इसलिए शुरू होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो उसके खिलाफ रेजिस्टेंस होती है, कुव्वत मुदाफियत होती है, वो आपकी बॉडी उस वायरसेस को पहचानना शुरू कर देती है। तो वो पहले जब इंटर होता है तो थोड़ा फाइट करती है, वो जीत जाता है, लंबा अरसे चलता है। लेकिन आफ्टर अ वाइल वो जब वायरस एंटर होता है बॉडी में तो बॉडी के पास ऑलरेडी उसके लिए फौज तैयार होती है और वो उसको मार देती है और आपको सिम्टम्स नहीं होते। तो बेसिकली वायरस का होना एक नेचुरल फिनोमेना है, लेकिन इससे बेहतर होना जो है ये इस बात की निशानी है कि आपकी बॉडी या कुव्वत मुदाफियत परफेक्टली काम कर रही है और इसमें इतना परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ, हाई रिस्क पेशेंट जो है, फॉर एग्जाम्पल जिनको अगर कोई कैंसर है या कोई ऐसी चीज है तो उनके लिए उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का ज्यादा चांस होता है, तो उसके लिए आप एंटीबायोटिक वगैरह की प्रिकॉशन कर सकते हैं। लेकिन एक जनरल हेल्दी पॉपुलेशन की जहां हम बात कर रहे हैं उसमें फॉरेन एंटीबायोटिक का यूजेज बिल्कुल ठीक नहीं। और आपने बिल्कुल सही मिसाल दी कि बच्चों में ये वायरसेस का होना, यूके में तो यहाँ पे हम प्रोपेगेट करते हैं कि जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, डायरिया, वोमिटिंग है या फिर हुआ नजला जुकाम, सो थ्रोट वगैरह, इट्स सो कॉमन दैट बच्चों को अगर हर तीसरे चौथे हफ्ते भी होता है तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। डॉक्टर साहब, क्या ये कहा जा सकता है कि जो माइनर बीमारियां जिस तरह जुकाम हो गया, बुखार हो गया, स्टमक अपसेट हो गया, जो बचपन में आपको ज्यादा होती हैं, इसके एक्सपोजर से आपका इम्यून सिस्टम ज्यादा बेहतर हो रहा है, यानी कि विद एज? ये कहा बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। वायरसेस, अब आप कोविड की मिसाल ले लें। कोविड में क्या हुआ, हमने एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को इम्यूनाइज किया, वैक्सीनेट किया, तो अब क्या हुआ है कि कोविड हो रहा है लेकिन लोगों के डेथ्स वगैरह इतनी नहीं हो रही है। तो ये इट जस्ट शोज यू कि जब एक्सपोजर होता है, ऑब्वियसली इन कोविड एक्सपोजर इज बिकॉज ऑफ सम लोगों को इन्फेक्शन हो चुके हैं, बाज लोगों को वैक्सीनेशन हो चुकी है। तो बहरहाल जो भी मकसद है उसमें उससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ी है, आपकी कुव्वत मुदाफियत जो है ना बढ़ी है, एक्सपोजर बढ़ा है आपकी बॉडी के लिए। तो वो जो डैमेज कर रहा था पहले लंग्स में जाके लोगों की डेथ्स हो रही थी, वो बहुत हद तक कम हो गई है। वो अब नजला जुकाम की हद तक ज्यादातर लोगों को होता है लेकिन वो लंग्स तक नहीं पहुंच पाता क्योंकि उससे पहले उसकी आपकी बॉडी रिएक्ट कर जाती है, उसको बेहतर कर देती है। तो इसी तरह हर वायरस का जो एक्सपोजर है वो आपको आपके बॉडी के अंदर, और अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी को इतना एक रिजिलियंट बनाया है जबरदस्त तरीके से कि हमारी बॉडी जब कोई चीज इंटर होती है, कोई वायरस हमारी बॉडी में इंटर होता है तो उस वायरस की जो फाइट करने के जो इंतजाम होता है वो अल्लाह ताला उसमें पैदा शुरू कर देता है। हमारी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक एक सिस्टम है, अगर आप हेल्दी हैं और आप वैसे सही हैं। तो मेरे ख्याल में जो असल चीज है कि अपनी बॉडी को हेल्दी करें
और जैसे आपने पहले एक सवाल किया था कि हाउ कैन वी प्रिवेंट दैट, आई थिंक दैट्स द की। फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों की एक्सपेक्टेशन अपनी नीचे होनी चाहिए। लोगों को ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि डॉक्टर के पास जाऊंगी तो वो दवाई जरूर देगा। तो डॉक्टर का काम सिर्फ दवाई देना नहीं है, आपको सही राह पे गाइड करना भी है कि डॉक्टर ने दवाई देनी ही देनी है, ऐसे डॉक्टर का बिजनेस नहीं चलेगा। और ये जो एंटीबायोटिक्स की हम इतनी देर से डिस्कशन करेंगे तो हर घर की कहानी है। हर घर में जैसे मुकीत ने बताया कि एक फैमिली ड्रॉर होता है जिसमें सारी बेसिक मेडिसिन होती हैं। और कोविड की स्पेशली मैं अगला क्वेश्चन करना चाह रही थी कि जो भी पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है कोविड के लिए, एक एंटीबायोटिक सेम, मतलब उसकी सेम डोज, सेम ब्रांड, और वो हर पेशेंट को दी जाती है कि भाई आपने 14 दिन तक, जब तक आपका टेस्ट नेगेटिव नहीं आ जाता, आपने ये खाते रहना है। उस सूरत में बंदा क्या करे? बंदा सोचता है यार मैं बड़ा बीमार हूँ, कोविड हो गया मुझे, तो ये तो मुझे जरूरी खानी है वरना मैं नहीं बचूंगा। बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। हाँ, मैं उन लोगों के लिए कह सकता हूँ कि जिनको, जो कि हाई रिस्क हैं, जिनको खुदा न खास्ता बैड एस्मा है या उनको कोई कैंसर है या कोई और शदीद बीमारी है, और मे बी दे आर डायबिटिक्स, तो फेयर इनफ आप उनको कह सकते हैं कि भाई इनको सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है और उसके बचाव के लिए शायद एज ए प्रिकॉशन आप एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन एक हेल्दी आदमी के लिए बिला वजह एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना, और मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत ज़्यादा डेथ्स एक होने की वजह ये भी थी कि लोगों के अंदर रेजिस्टेंस नहीं थी या क़ुव्वत मुदाफ़अत उनकी वीक थी, और इसकी वजह से भी कोविड की बहुत सारी डेथ्स हुई हैं। तो आई थिंक हमको एक कोविड तो इतनी बड़ी वबा से हमें लेसन सीखना चाहिए कि अपनी बॉडी को मजबूत करें, तगड़ा करें और उसको बेहतर करें ताकि वो फाइट करे। मैं ये नहीं कह रहा कि एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए, मैं सिर्फ बात ये जो हम प्रोपेगेट कर रहे हैं वो ये है कि राइट टाइम पे राइट वजह पे आप यूज करें। इसको डिस्करेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन सही इस्तेमाल करें और आने वाली नस्लों को अपनी बचाएं, आने वाले हमारे बच्चों को बचाएं। इस बात सारी बातें करने का मकसद ही यही है, और ये बात एक दिन की नहीं है। आई थिंक इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो लोगों में अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है। आई थिंक अवेयरनेस से ही आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेंड ख़त्म तो हरगिज़ नहीं हो सकता, लेकिन इसको हम आहिस्ता आहिस्ता कम कर सकते हैं। लोग सवाल करना शुरू करें, लोग पूछें कि अपने डॉक्टर से रुजू करें, और डॉक्टर्स को भी थोड़ा सा एक इंकरेजमेंट होता है। वो प्रोग्राम देखते हैं जैसे अभी आप कर रहे हैं, लोग एक रेफरेंस पॉइंट बनता है कि देखें वहाँ बात हुई थी। लोगों को थोड़ा सा ट्रस्ट डेवलप होता है कि ये नहीं है कि हर चीज़ का इलाज ही एंटीबायोटिक है। तो आई थिंक स्लोली ग्रेजुअली अवेयरनेस पैदा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मीडिया के थ्रू, डॉक्टर्स के थ्रू, और लोगों को खुद समझने की बहुत ज़रूरत है कि अपनी बॉडी का खुद ख्याल रखें और बिला वजह इस्तेमाल से परहेज़ करें। जबरदस्त डॉक्टर साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से हमें और हमारे व्यूअर्स को भी समझा दिया कि आपने अपनी इम्यूनिटी पे फोकस करना है, ना कि आप एंटीबायोटिक्स खाना शुरू मुकीत की तरह खुद ही सोच लेंगे मैं बीमार हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इमरान गौहर साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी यूजफुल डिस्कशन रही और इतनी देर में मुझे इतने क्वेश्चन जहन में आ रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर है ये हमारी डेली की प्रैक्टिस है कि हम जनाब गला खराब फटाफट से एंटीबायोटिक खाएं, सर में दर्द, पेट में दर्द, इन्फेक्शन हो गया फटाफट से आप एंटीबायोटिक्स खाएं, तो ये आपने नहीं करना। और इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप अपने आप को जानबूझ के एक्सपोजर की तरफ लेके आए क्योंकि इससे इम्यूनिटी बढ़ती नहीं। आपने अवॉइड करना है जितना आप अवॉइड कर सकते हैं। जनरली आपकी जो बॉडी है वो खुद ब खुद आपको अच्छी ग़िज़ा खानी है। बिल्कुल, एक न्यूज़ ब्रेक की तरफ चलते हैं, वापस आते हैं मजीद मेहमानों के साथ। स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। मेरा और मुकीत का हंसी मजाक तो चलता रहता है, लेकिन हम बहुत रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं। हम ये सोच रहे थे कि ब्रेक के बाद ज़रूर शेयर करेंगे अपने व्यूअर्स से कि हम दोनों टैक्स पेयर हैं, और इवन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम करते हैं लोग वो ऑलमोस्ट सारे टैक्स पेयर हैं, और ये आपके रिस्पॉन्सिबल होने की निशानी है। और हम सबकी कॉन्ट्रीब्यूशन से एक बहुत बड़ा टारगेट इस दफ़ा FPR ने अचीव किया है। अगर लास्ट मंथ के एंड तक देखें तो हिस्ट्री में पहली दफ़ा 6127 अरब रुपए का टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा किया गया है। जब ये पैसा जमा होता है तो जाहिर है हम ही लोगों पे खर्च होता है, जाहिर है हमें ही बेनिफिट्स मिलते हैं, हमारे मुल्क के कर्जे उतरते हैं। तो इससे ज्यादा प्राइड की बात क्या होगी कि हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी कंट्री की बेटरमेंट के लिए। अच्छा, लोग इस पे बहुत सवाल करते हैं क्योंकि आपका टैक्स देना बनता है, तो लोग कहते हैं कि नहीं हम इसे खुद ना क्यों नहीं यूटिलाइज करें और कैश में क्यों ना पैसे रखें। हाँ। तो ये एक तो आपके लिए नुकसानदेह भी है कि मतलब उससे इतना कैश घर में लेके बैठना आपके लिए सेफ नहीं है।
सेकेंडली, अगर आप अपनी ये ड्यूटी नहीं पूरी करेंगे तो आपकी गवर्नमेंट किस तरह आपके लिए रिसोर्सेज सप्लाई कर सकेगी, आपके लिए किस तरह एक बेहतर ज़िंदगी सप्लाई कर सकेगी, या आपके जो कर्ज़ों में आप पढ़ रहे हैं बेसिकली उसके पीछे भी रीज़न ये है कि मोस्टली लोग टैक्स पेयर नहीं हैं, तो आपको फिर वो ओवरकम करने के लिए फिर फाइनली जाके कर्जे लेने पड़ते हैं और इस तरह के नुकसानात में हम घुसते जाते हैं और वो एक दलदल है जिसमें चलते जा रहे हैं, जिससे नुकसान होता है। उससे निपटने के लिए इकदाम भी किए जा रहे हैं। और अगर मैं आसान अल्फाज में बताऊं तो फरमाइशें हमारी बहुत होती हैं, कंट्रीब्यूशन हमारी कुछ नहीं होती। तो कंट्रीब्यूट आपने कैसे करना है जनाब? पैसे देने हैं जो आप कमाते हैं, आपने इस मुल्क का कर्ज भी उतारना है, उसमें अपना हिस्सा डालना है। तो वो सारी बातें मैं और मुकीद बता देंगे। तो जनाब आपका सस्पेंस खतरा। हमारे अगले गेस्ट तर्जुमान FBR असद ताहिर जप्पा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। सुबह पाकिस्तान के मेहमान बने आप, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इतना बड़ा टारगेट जो आपने इस दफा हासिल किए 30 जून 2022 को, कैसे मुमकिन बनाया आपने? 6127 अरब बहुत बड़ा टारगेट था। सबसे पहले PTV न्यूज़ और आपका शुक्रिया, आज फिर सुबह पाकिस्तान में मुझे मौका दिया कि मैं बतौर तर्जुमान FBR आपके नाजरीन के ज़रिए FBR की ये जो शानदार कामयाबी है और एक तारीख साज जो हमने आदाफ का हसूल मुमकिन बनाया है, और इस मुल्क की तारीख में पहली मरतबा 6000 अरब इकट्ठा करके दिखाया है। चूँकि मैं आपके नाजरीन को ये बताता चलूँ कि गुज़श्ता माली साल के अख्ताम पे 30 जून 2021 को FBR ने 4745 अरब के महसूलात जो है वो इकट्ठे किए थे। और उसके जवाब में फिर हमें इनिशियल जो बजट टारगेट असाइन हुआ वो 1.1 मिलियन ट्रिलियन जो 1.1 ट्रिलियन के इजाफे के साथ 5829 अरब का हमें इनिशियल बजट असाइन हुआ अगले माली साल 2021-22 के लिए, जो अभी 30/6 को कंक्लूड हुआ है, 30 जून को। हमने वो बजट आसानी से हासिल करना शुरू किया। ज़ाहिर है उसके अंदर एफर्ट्स लगी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स से, पॉलिसी एंड ऑपरेशनल लेवल पे हमने उसकी प्लानिंग की और हम उसको जुलाई ऑनवर्ड चेज़ करना शुरू हुए और उसको हम कामयाबी से जब हासिल करते गए दिसंबर 2021 तक, तो फिर हुकूमत वक्त ने हमें हमारा टारगेट अपवर्ड रिवाइज़ करके जनवरी-फरवरी 2022 में हमें फिर ये अपवर्ड रिवीजन के साथ 6100 अरब का टारगेट जो है वो अपवर्ड रिवाइज़ करके दिया गया, जिसको हमने दिन रात एक करके FBR की पूरी टीम ने, सीनियर लीडरशिप ने अपने अपने ताईं जितनी एफर्ट्स रिक्वायर्ड थी, और इसके अंदर हमारे टैक्स पेयर्स का बहुत बड़ा रोल है, हमारे चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ट्रेड लीडर्स, पूरी होलिस्टिक एफर्ट हुई। और इस मुल्क की तारीख में मैं ये बताता चलूँ कि जब कोई बड़ा काम होता है, बहुत बड़ी जब आप कामयाबी हासिल करते हैं, तो वो नेचुरली एक टीम एफर्ट होती है, एक लार्जर लेवल पे आप सारे अपना अपना रोल जब प्ले करते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे 30/6 को हमने और ये मैं बताता चलूँ कि जो हमारा वो 5829 वाला रेवेन्यू टारगेट था, वो हमने 30/6 को उससे एक हफ्ता पहले ही अचीव कर लिया, और अगले फिर लास्ट वीक में हमने फर्दर एफर्ट्स करके 6127 अरब रुपए के महसूलात इकट्ठे किए और इस मुल्क की एक तारीख रकम की। बिल्कुल। मैं ये जानना चाहूँगा कि काफ़ी सारे लोगों का यही कॉन्सेप्ट है कि अगर हम टैक्स देंगे तो हमें इन रिटर्न क्या मिल रहा है, हमें कौन सी कोई फ्री एजुकेशन अभी मिल रही है। बहुत सारी इस तरह की बहस जो है वो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है कि लोग कहते हैं बाहर तो ये भी मिलता है वो भी मिलता है। उन लोगों को किस तरह इनकरेज किया जाए, किस तरह बताया जाए कि कर्ज़ों में भी इस्तेमाल हो रहे हैं, वो क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो एक आम शहरी के टैक्स पे करने से इस मुल्क को फ़वाइद पहुँचाते हैं? देखिए, ये बड़ी एक नेगेटिव और सेल्फ डिफीटिंग डिस्कशन है जो आम तौर पे लेम एक्सक्यूजेज हैं, जो नॉन फाइलर्स हैं, जो टैक्स नेट से अपने आप को बाहर रखना चाहते हैं, खतीर रकूम वो कमा रहे होते हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस कर रहे होते हैं, बिजनेसेस रादर एम्पायर्स अपनी बना लेते हैं, लेकिन जब भी वो कहीं चार दोस्तों में बैठते हैं तो वो कहते हैं जी ये मुल्क हमारे लिए क्या कर रहा है। ये सारे, इसके लिए तो मैं पूरा एक दिन आपके साथ बैठ के डिस्कशन कर सकता हूँ। इस मुल्क ने सबसे पहले आपको अपनी पहचान दी है, आप पाकिस्तानी हैं, एक प्राउड सिटीज़न है, आपको ग्रीन पासपोर्ट दिया है, आपको ये शाहराहें, बंदरगाहें, मोटरवेज़, ये पुलिस की सिक्योरिटी, मोटरवेज़, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, ये आम आदमी जो है, आम आदमी तो प्राइवेट स्कूलों की फीसें अफोर्ड नहीं कर सकता। आम मरीज, गरीब मरीज किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज नहीं करा सकता। तो ये जो 220 मिलियंस का जो ये मुल्क है, 22 करोड़ लोगों का, ये सारा इन्हीं टैक्सेस से और रेवेन्यू पे चलता है, और हमें अपनी जिम्मेदारियां पहले अदा करनी है।
वो जो जॉन कैनेडी ने अपनी इनॉग्रल स्पीच में कहा था, डोंट आस्क व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। ये स्पिरिट हमें चाहिए और हमने अपना इनफरादी हिस्सा अपना इस मईशत में अदा करना है। और इन साहिबान के लिए जो ये बात करते हैं, मैं उनके लिए ये बताता चलूँ कि जिन ममालिक की ये मिसालें देते हैं यहाँ बैठ के कि जो सहूलतें यूरोप में हैं, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया में है, वहाँ के टैक्स रेवेन्यूज़ का पता करें। वहाँ अपने अहबाब और फैमिली मेम्बर्स जो वहाँ सेटल्ड हैं उनसे पूछें कि वो माशरे उनकी इनकम का कितना परसेंट रेवेन्यू वो ले लेते हैं, और उसकी जब आप रेशो निकालेंगे तो वो 30 से 40% उनकी आमदन का उनके टैक्सेस में चला जाता है। और ये टैक्स रेवेन्यू ही है जिन्होंने उन माशरों को वेलफेयर स्टेट्स में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसफॉर्म होने में मदद दी है। टैक्सेस के बगैर कोई मईशत अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सकती। कोई रियासत अपने शहरियों को बुनियादी सहूलियात और उनसे बढ़ के उनकी जो ज़रूरियात हैं उनको नहीं पूरा कर सकती जब तक कि उस रियासत के सारे जब हमें कंपेयर करना है तो फिर हम सारी चीजों को कंपेयर करें अपने आमदन के मुताबिक। जब तक अपने हिस्से का टैक्स अदा नहीं करते तब तक कोई मुआशरा, कोई रियासत, कोई हुकूमत अपने शहरियों को वो मुआशी सिक्योरिटी, इकनॉमिक सिक्योरिटी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी नहीं बना सकती जब तक कि वो मुआशरा और उसके अफराद अपनी आमदन और अपने वसाइल के मुताबिक पूरा टैक्स अदा न करें। अच्छा असद साहब, एक और आम तासुर पाया जाता है कि एफपीआर सिर्फ डायरेक्ट टैक्सेस पे फोकस करता है, और एक परसेप्शन ये भी है कि जो लोग पहले से टैक्स पे रहे उनसे पैसे लेते रहते हैं, नए लोगों को टैक्स नेट में नहीं लाते। तो ऐसा है, इज दैट ट्रू? बिल्कुल, ये कंट्रेरी टू परसेप्शन। एवरी टाइम व्हेन वी टॉक ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन इज फार क्लोजर टू रियलिटी। रियलिटी कुछ और होती। हमारा इस साल जो ये 6127 अरब बुक एडजस्टमेंट के बाद हमारा हुआ, नेट 30/6 को हमारा 6125 था, 2 अरब बुक एडजस्टमेंट के बाद फर्दर ऐड हुआ। इसमें जो सबसे खूबसूरत पहलू है वो इस तासुर की नफ़ी करना है। और इस मरतबा हमारे डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं, जो बराह रास्त आमदन के ऊपर लगते हैं, बिकॉज इनकम टैक्स जो है डायरेक्ट टैक्स है, और डायरेक्ट टैक्स का स्पिरिट ये होता है कि हायर यू अर्न द मोर यू पे। इसमें 32% का इजाफा है, और 2.2 ट्रिलियन जो है हमारे इस 6 ट्रिलियन में वो डायरेक्ट टैक्सेस का पैसा है। और दूसरी बड़ी बात ये है कि जो आर्ग्यूमेंट है कि जी सिर्फ जो सिटिंग डक्स हैं, जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं, उन्हीं को नचोड़ा जाता है, नहीं है। इस साल गुज़श्ता माली साल में हमारे पास 5,25,000 नए टैक्स पेयर जो हैं वो रजिस्टर हुए हैं, और 3 लाख के करीब जो है वो नए फाइलर्स बने हैं। और इस वक्त हमारा जो नेट टैली है फाइलर्स का वो 3.3 मिलियन जो है हमारे वो फाइलर्स हैं। लेकिन जब आप आबादी का तनासुब देखते हैं तो 220 मिलियन 222 मिलियन के इस मुल्क में सिर्फ 3.3 मिलियन फाइलर का होना इटसेल्फ इस बात की नफ़ी करता है कि हम कितने ज़िम्मेदार शहरी हैं और हम हुकूमत को क्या पे करते हैं, और उसके अगेंस्ट हमारी जो शॉपिंग लिस्ट है, हमारी जो विश लिस्ट है, वो कितनी बड़ी है। बिल्कुल। असद साहब, ये भी जानना चाहेंगे, बहुत एक कॉमन फैक्टर है कि आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओ तो आपको टैक्स बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, लेकिन अगर आप उनसे इनवॉइस मांगो तो उसके ऊपर अगर आप चेक करो, एक ऐप भी है एफबीआर की जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं अगर वो रजिस्टर्ड हैं, टैक्स पेयर हैं कि नहीं। तो उसमें अक्सर आप चेक करें तो काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स और काफ़ी बिजनेसेस ऐसे हैं जो उसमें 2 नंबरी कर रहे हैं कि वो इंस्टेड के आपको गवर्नमेंट को पे करें, वो बस चार्ज आपसे कर रहे हैं, लेकिन आगे कोई उसका वो नहीं है। तो एक तो उस ऐप के बारे में भी हमें थोड़ा सा आगाह करेंगे, और सेकेंडली उनके लिए पेनल्टी क्या है जो पकड़े जाते हैं कि वाकई फेक टैक्स ले रहे थे, लोगों से चार्ज कर रहे हैं बट आगे गवर्नमेंट तक नहीं पहुँचा, उनके लिए क्या पेनल्टीज़ हैं? देखें, ये रिटेल सेक्टर है और रिटेल सेक्टर का हुजम बहुत सारे इसके ऊपर जो स्टडीज़ हुई हैं, और एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट के मुताबिक 20 से 22 ट्रिलियन रुपए का सालाना टर्नओवर इस रिटेल सेक्टर का है, जो बज़ाहिर अपने आप को छोटे ताजर कहते हैं। इस रिटेल सेक्टर की टोटल विजिबिलिटी जो एफबीआर को इस वक्त हासिल है वो कोई 350 ट्रिलियन की है। रिमेनिंग 18 ट्रिलियन जो है, लगभग 17 to 18 ट्रिलियन, वो हमारे रडार पे नहीं है, वो टैक्स नेट में नहीं है। हमने डेवलप्ड दुनिया की तरह, चूँकि जो जिन अगेन डेवलप्ड महज़ब माशरों की मिसालें देते हैं, उन्होंने एक फ़ाल, मौसर, ख़ुद मुख्तार और ख़ुदकार टैक्स निज़ाम जो है, शफाफ टैक्स निज़ाम, वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए बनाया है। जब आप डिजिटल फुटप्रिंट्स इस्टेब्लिश कर लेते हैं, वो फिर आपके पास अनडेनाइबल एविडेंस आ जाती है उस ट्रांजेक्शन की, और उसके ऊपर जो लायबल होता है टैक्स, वो कलेक्ट करना आसान हो जाता है। हमने भी एक डिजिटल इंटरवेंशन के ज़रिए रिटेल सेक्टर को कैप्चर करने के लिए
पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम मुतारफ करवाया है। ये जो आप रेस्टोरेंट्स की बात कर रहे हैं, वो अब पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम पे हम उनको क्या कह रहे हैं कि वो हमारे उस सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करें, आपको कंप्यूटराइज्ड इनवॉइस दें। क्योंकि जब आपके साथ क्या होता है, जब आप ग्रॉसरी करते हैं, शॉपिंग पे जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, तो आपसे सेल्स टैक्स चार्ज कर लिया जाता है पॉइंट ऑफ सेल पे, लेकिन वो कौमी खजाने का हिस्सा नहीं बनता, और वो उस टैक्स जो आपसे चार्ज करता है वो उसकी जेब में जाने का उसका इम्कान ज़्यादा होता है, चूँकि वो आपको एक कच्चा बिल या कच्ची रसीद दे देता है। तो अब हम आपसे ये कह रहे हैं बतौर कस्टमर्स कि आप जब आप जाएं तो आपकी बतौर कस्टमर 3 जिम्मेदारियाँ हैं। सबसे पहले ये वेरीफाई करें, चेक करें कि जिस रिटेलर पे आप जा रहे हैं, जिस रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं, क्या वो हमारे FBR के POS सिस्टम, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड है। पहला सवाल उससे ये पूछें। बिल्कुल ठीक। और दूसरा सवाल उससे ये पूछें कि भाई जब आप मुझे इनवॉइस देंगे तो क्या वो FBR की कंप्यूटराइज्ड इनवॉइस होगी। बिल्कुल ठीक। और तीसरा, हमारे टैक्स आसान ऐप जिसका आपने जिक्र किया, आपके एंड्रॉयड फ़ोन के प्ले स्टोर में मौजूद है टैक्स आसान ऐप, उसको डाउनलोड करें और वो जो आपको पक्की रसीद मिलनी है उसको वेरीफाई करें, उसको कैप्चर करें, उसका QR कोड, चूँकि पक्की रसीद की 3 निशानियाँ होंगी, वो उसके ऊपर हमारा FBR का लोगो होगा, FBR का वो कंप्यूटराइज्ड इनवॉइस नंबर होगा और QR कोड होगा। तो उस QR कोड को हमारी टैक्स आसान ऐप में जाके जब कैप्चर करेंगे तो उस वक्त आपको 2 फायदे होंगे। एक तो वेरीफाई हो जाएगी वो इनवॉइस, और अगर वो रियल इनवॉइस है तो उस पर जो चार्ज सेल्स टैक्स है वो बराह रास्त कौमी खजाने में चला जाता है और टैक्स चोरी होने से बच जाता है। और दूसरा, आपको ज़ाती तौर पर फ़ायदा ये होगा कि आप हमारी उस इनामी स्कीम में शामिल हो जाएंगे, जिस POS प्राइज इनवाइसिंग स्कीम पे हम हर माह की 15 तारीख को गुज़श्ता महीने होने वाली सारी वेरीफाइड इनवाइसेस पे देते हैं 5 करोड़ 30 लाख के इनाम 1007 खुशनसीबों को कंप्यूटराइज्ड बैलेट के जरिए। जबरदस्त। मैं और मुकीत भी अगली दफा बैलेट में जरूर और आपको हिस्सा बताता लेंगे। चलूं, जो आपके साथी एंकर हैं शोएब, वो जीत चुके हैं 50,000। कॉन्ग्रेचुलेशंस शोएब, आपको तो डबल फायदे हो रहे हैं। अच्छा असद साहब, एक तो रेस्टोरेंट्स की बात हो गई, सैलून्स पे हम जाते हैं, इस्लामाबाद के कुछ ऐसे बड़े सैलून्स हैं, मैं नाम तो नहीं मेंशन करूंगी, लेकिन हज़ारों में बिल बनता है, मतलब एक बंदे से 50-60 हज़ार आराम से कमाते हैं, लेकिन वो इन कैश पैसे लेते हैं। आई डोंट थिंक कि वो टैक्स पेयर है। मोस्ट ऑफ द सैलून्स की यही कहानी है कि वो पैसे बहुत लेते हैं, टैक्स पे नहीं करते। उनको नेट में लाने का कोई सिस्टम है? बिल्कुल, हम देखिए, हमारा मुसलसल सर्वे जारी रहता है, हमारे पास बहुत सारी मालूमात थर्ड पार्टी आती हैं, बैंक्स से, नादरा से, जहाँ जहाँ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के फुटप्रिंट्स होते हैं, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। हमारा एक ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस का निज़ाम है जो पैरेलल इन चीज़ों पे, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन पे काम करता है, और रेलेवेंट जो फील्ड फॉर्मेशन है हमारी, उनके साथ मिलके हम नए टैक्स पेयर्स बुक करते रहते हैं। गुज़श्ता माली साल में जिस तरह मैंने कहा, कोई लगभग 3 लाख नया टैक्स पेयर आया है, 5.25 लाख नए लोग रजिस्टर हुए हैं। तो ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस रहता है, लेकिन इसके पीछे 2 अगेन वही चीज़ें हैं। सबसे बड़ा चैलेंज हमारा ये कैश इकानमी है, क्योंकि लोग जो है वो कैश ट्रांजेक्शन में जाते हैं, वो कार्ड और प्लास्टिक मनी का इस्तेमाल नहीं करते। और आपकी बतौर ज़िम्मेदार शहरी की ये ड्यूटी है कि आप भी ये डिस्करेज करें कैश ट्रांजैक्शन को, और उनसे वही सवाल करें 3 जो मैंने आपको कहा कि क्या वो हमारे POS सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड है, क्या वो आपको कंप्यूटराइज्ड इनवॉइस देना चाहेगा, और फिर उसको आप टैक्स आसान ऐप में जाके वेरीफाई करें। ये बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन है। जब तक हम बतौर ज़िम्मेदार शहरी खुद मजबूर नहीं करेंगे इन रिटेलर्स को और इन सर्विस प्रोवाइडर्स को, वो ज़ाहिर खुशी से टैक्स कोई भी पे नहीं करता। या तो डिजिटली आपने टेक्नोलॉजी के ज़रिए उनको रोप इन करना है, या बतौर शहरी आपने अपनी ज़िम्मेदार शहरी होने का जब सबूत देना है, और आपने कंपेल करना है उनको कि मैं टैक्स पेयर हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो टैक्स पेयर मनी है वो सही जगह पे जाए और कौमी ख़जाने का हिस्सा बने। लिहाजा मैंने आपसे शॉपिंग, इस पर मैं एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ। जब हमने ये पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम लॉन्च किया तो सरगोदा से, जब हमारी पहली कुरानंदाजी हुई FBR हेडक्वार्टर में 15 जनवरी को, तो सरगोदा से हमारे जो प्राइज़ विनर थे 5 लाख के, चूँकि हमारा ये जो प्राइस स्कीम है इसमें सबसे बड़ा इनाम बम्पर प्राइज़ 1 मिलियन का है, 10 लाख का। अच्छा। दूसरे इनाम जो है दूसरी पोजीशन पे 5-5 लाख के 2 इनाम है, और 2.5 लाख के 4, और फिर 1000 इनाम 50,000 के। तो जो सेकंड पोजीशन पे आफ्ताब अहमद साहब सरगोदा से जीत पाए इनाम, उसने यही किया। जब उसने ये टेलीविज़न पे और इस तरह आपके जिस तरह अब हम डिस्कशन कर रहे हैं, उसने प्रोग्राम में सुना कि ये FBR का एक इनिशिएटिव आ गया है पक्की इनवॉइस वाला, तो वो सरगोदा में जूता खरीदने गया। उसके साथ उसकी बेटी थी, खुद वो सादा लाओ देहाती है, और उसकी बेटी किसी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी। तो उसने अपनी बेटी को कहा कि भाई जूती वहाँ से लेनी है जो देगा हमें FBR वाली इनवॉइस, इनाम मिलता है। तो वो एक शू स्टोर में गया तो उन्होंने पहला सवाल किया कि जी आप
FBR के उस सिस्टम के साथ मुंसलिक है और आप हमें FBR वाली इनवाइस देंगे? उन्होंने कहा नहीं। वो उस दुकान से निकल गए और अगली दुकान पे गए और फिर वही सवाल किया तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल हमारे पास FBR की इनवाइस मौजूद है और हम FBR के सिस्टम के साथ मुंसलिक है। उन्होंने वो जूता खरीदा, वो इनवाइस ली, सिस्टम में वेरीफाई की और पहली कुरानदाजी में उनको मिले 5 लाख रुपए। बहुत जबरदस्त जबरदस्त। असद साहब बहुत शुक्रिया, आपने इतने अच्छे तरीके से हमें हमारे व्यूअर्स को एजुकेट किया। मैं और मुकीत भी अगली बार कुरानदाजी में हिस्सा ले और इन 3 बातों का हम जरूर ख्याल रखेंगे कि हमने इनवॉइस के लिए पूछना है, जो FBR में रजिस्टर्ड हो हमने उसको वेरीफाई भी करना है और हमने बतौर जिम्मेदार शहरी अपने हिस्से का जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़रूर करना है। हमारे साथ मौजूद थे तर्जुमान FBR असद ताहिर जप्पा साहब और उन्होंने इतनी डिटेल से हमें सारे इंसेंटिव्स भी बता दिए, हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए और कैश इकोनॉमी को हमने डिस्करेज करना है। हमें कार्ड के थ्रू पेमेंट करनी है ताकि उसका कोई रिकॉर्ड भी होना चाहिए, कोई फुटप्रिंट रहे। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ हम रोज हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में चल रहे हैं कि आप टैक्स दे रहे हो, आप पे तो कर रहे हो, वो पहुंच नहीं रहा गवर्नमेंट तक, तो ये आपने वेरीफाई करना है कि आपके जो पैसे हैं वो हलाल जगह पे जाएं। जब आप ऑलरेडी दे भी रहे हो तो मेक श्योर कि वो वहां तक पहुंच रहे हैं। और ये सिंपल एक तरीका बताया इसी के लिए आपको, और मुझे भी गुड एजुकेशन मिली है इसके ऊपर। इट्स नॉट दैट सिंपल, इस पे हम आगे डिस्कशन करेंगे फिर कभी, लेकिन मेरा ख्याल है अभी हमने काफी लोगों को समझा दिया है, बता दिया है, अब जो हमने बताया वही करेंगे। ऐप ने बहुत सिंपल कर दिया काम, तो मेरे ख्याल से काफी सिंपल हो गया। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप फिर बाद में भी हमसे पूछ सकते हैं। अच्छा, स्पोर्ट्स एडवेंचर्स की कुछ बात करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक से वापस आते हैं। स्टे विद अस। परवाज है दोनों की इसी एक फजा में, करगस का जहां और है शाही का जहां और। वेलकम बैक व्यूअर्स। मुकीत को हंसी इसलिए आ रही है कि मुकीत को एडवेंचर से बहुत डर लगता है, मुझे इतना डर नहीं लगता। कोई डर नहीं लगता? नहीं आप ये देखें, सिर्फ कहने की बातें हैं, अच्छा खासा डरने वाला काम होता है। जब आपको गोताखोरी करनी पड़ जाए, पहाड़ों पे चढ़ना पड़ जाए तो जनाब तबीयत साफ हो जाती है। मैं सारों की यही कर रहा हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ इस बात पे कि आज हमारी गपशप इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर लगेगी, तो इस चीज पे एक्साइटेड चल रहा हूँ। वैसे आपने की है भी माउंटेन क्लाइंबिंग? नहीं, देखें लड़कियों के लिए तो फिर थोड़ा सा मार्जिन होता है, भी लड़कियां थोड़ी सी नाजुक मिजाज होती हैं, कोई मार्जिन लेकिन कोई ये बहाने हैं सिर्फ। नहीं बहाने नहीं है, लड़कियां डर जाती हैं। मैं तो डर जाती हूँ भाई, मैं ना तो पानी में जा सकती हूँ ना पहाड़ों में जा सकती हूँ, मैं जमीन पे कपड़े में। अपना इल्जाम मेरे ऊपर डाल रही थी कि मुकीत जो है ना इसलिए जरा ये भी ठीक है, अच्छी दुरुस्त आई। तो क्या होने वाला है आज के शो में हमारे एडवेंचर? हम ये जो एडवेंचर स्पोर्ट्स है ना, आज हम इनकी बात करेंगे कि जिन चीज़ों से मुकीत को डर लगता है, और मुझे तो खैर लगता ही है क्योंकि मैं लड़की हूँ और तकरीबन मेरा ख्याल है ज़्यादातर लड़कियों को लगता है, लेकिन सारी लड़कियां डरपोक नहीं होती। वैसे लड़कियों का भी बड़ा मैंने नाम सुना है, बहुत अच्छी हमारी स्पोर्ट्स की फील्ड में नाम बनाने वाली भी खवातीन हैं और वो गोताखोरी भी करती हैं, वो स्कूबा डाइविंग भी पता नहीं वो क्या क्या कुछ करती है। मुकीत इतनी बातें तो मुझे आती भी नहीं है जितना कुछ हमारी खवातीन कर रही हैं। तो मेरा ख्याल है अगले गेस्ट को हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। डॉक्टर अब्दुल जब्बार भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है, जो दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को सर करने का एजाज भी रखते हैं। वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं आप? थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है आपको सुबह पाकिस्तान के सेट पे सुबह आके? एक तो ये है कि बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया और मेरा ख्याल ये पहली दफ़ा नहीं है, हमेशा ही अच्छा लगता है जब हम अपने यंगस्टर्स के साथ बैठ के कोई बात करने का मौका मिलता है, तो बहुत खुशी होती है। और मैं समझता हूँ कि ये जो सुबह पाकिस्तान का प्रोग्राम है, ये हमेशा लोगों को अवेयरनेस देने में बहुत ज़्यादा इसकी कंट्रीब्यूशन है। थैंक यू सर, हम अपना रोल डेफिनेटली निभाएंगे, लेकिन आप जैसे हमारे पास गेस्ट होते हैं जिन्होंने कुछ ज़िंदगी में इतना अचीव किया होता है कि आपके लिए ही शो बना है,
सर हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस अपना शेयर करेंगे। माउंटेनियरिंग एक जिस तरह की सलमा कह रही थी बड़े खतरनाक वो है, खतरनाक तो है, लेकिन वो जो एक उसके अंदर स्पिरिट होती है इंसान के अंदर, उसका जो जज्बा होता है जस्ट के उस पहाड़ की ईगो को तोड़ के मैंने इसे बेसिकली फतह करना है, हाँ सर करना है, वो एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करेंगे ताकि लोगों के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि इसमें कोई फेयरफुल इतना चक्कर है नहीं जितना एडवेंचर है इसमें। यानी अगर हम ये कह लें कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि जब आप माउंट एवरेस्ट पे गए तो आपको कितना टाइम लगा, कितना चैलेंजिंग था, क्या क्या मुश्किलात थी? मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इससे ये तो हुआ है कि काफ़ी दफ़ा हम रिपीट भी कर चुके हैं, इसी प्रोग्रामों में रिपीट कर चुके हैं कि माउंट एवरेस्ट को सर करना। माउंट एवरेस्ट बुनियादी तौर पे तो एक सबसे, आप देख दें कि सबसे ऊंचा पहाड़ है ये, और जब आप किसी भी प्रोफेशन के अंदर, किसी हॉबी के अंदर, किसी शौक आपका होता है, जब उसको शुरू करते हैं तो अगरचे शुरू में आपको इतनी अवेयरनेस ना हो, लेकिन बहुत जल्दी आपकी जो नज़रें हैं उस वक़्त तक या जो भी आपको हाईएस्ट उसकी अचीवमेंट नज़र आ रही होती है आपकी उसके ऊपर होती हैं, हमेशा से होती हैं, और जब तक आपकी आप वो करते रहते हैं आप उस हाईएस्ट को अचीव करने की कोशिश करते रहते हैं। तो माउंट एवरेस्ट चूँकि हाईएस्ट है, आजकल थोड़ी सी हालात मैं बताऊंगा कि एडवेंचर के अंदर बदली हो गए हैं, ख़ास तौर पे माउंटेनिंग के अंदर। अभी आप बात कर रही थी इंट्रो में कि मैं तो लड़की हूँ शायद लेकिन मैंने ये भी बताया कि बड़ी हमारी एडवेंचरस लड़कियां भी हैं, सब मिलकर आपको ये मैं बताता चलूँ कि एन इस वक्त एक लड़की जो एक लड़के का रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। वाह, जबरदस्त, कि जिसने चंद साल पहले 14 की 14 8,000 वाली चोटियां सर की एक ही साल के अंदर। जबरदस्त। 7 महीने से कम टाइम उसने लगाया था। उसने चैलेंज किया है कि मैं उसके रिकॉर्ड को ब्रेक करूंगी, और अभी तक वो 9 मेरा ख्याल कर चुकी है। जबरदस्त। मई से लेके मेरे लिए इंस्पिरेशन नहीं है। तो ये जो बहाने हैं ना कि मैं तो लड़की हूँ, थोड़ा तो डिस्काउंट अभी तक उसने उसका रिकॉर्ड ब्रेक किया है। अभी तक जितनी उसने की उससे कम अरसे में की हैं, और होपफुली वो उस रिकॉर्ड को ब्रेक कर देगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आप कहें कि लड़कियां और नहीं भाई, लड़कियां क्यों नहीं, हर कोई अपने। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि देखने में हमारे भी एक्सपीरियंस में ऐसे ही है, और ये एक कॉमन एक्सपीरियंस भी है कि अगर आप इस वाली खातून को एक मेरे जैसे कमज़ोर बंदे के साथ मुकाबला करेंगे तो मुझसे बहुत वो तकड़ी होगी, ठीक है। लेकिन अभी तक जो ओवरऑल अगर आप देखें तो फीमेल मेल का रिकॉर्ड ब्रेक नहीं किया, बिल्कुल जो एक्चुअल रिकॉर्ड्स हैं। क्योंकि इस वक्त जो मैं बात करने लगा था, माउंटेनिंग के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आ चुकी है। माउंटेनिंग जो हम जिसको जो आप कह लें कि हम कंजर्वेटिव लोग हैं, पुराने लोग हैं, ज़रा आप कह लें कि दकियानूसी किस्म के लोग आप कह सकते हैं उनको। नहीं, बिल्कुल आप हमारे हीरो हैं, आपके बारे में तो हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचेंगे। तो हमारे लोगों का ये होता था कि एक जो क्लाइंबर है वो ही क्लाइंबर है, और उसकी जितनी जिम्मेदारियां हैं जो क्लाइंबिंग के दौरान हैं उसकी ही हैं। वो असिस्टेंस ले सकता है किसी की उस दौरान, लाइक लो एल्टीट्यूड पोर्टर्स हैं जो उसको बेस कैंप तक छोड़ते हैं, या जिस तरह भी वो बेस कैंप पे पहुंचता है वहाँ से ऊपर जाने के लिए जो पहले हम लोग इस्तेमाल करते थे वो सिर्फ ये था कि अगर मैं ये समझता हूँ कि मेरी टीम का टोटल जो इक्विपमेंट है वो हमारी टीम ड्यू टाइम के अंदर, क्योंकि इसका लिमिटेड टाइम होता है, ये नहीं होता कि आप गए और जब मर्जी चढ़ें और जब मर्जी करें, और जो ऐसा विंडो जब आपको वेदर की मिलेगी। बिल्कुल। एक तो ये है कि आपका सीजन, ओवरऑल सीजन है, जैसे अभी पाकिस्तान के अंदर सीजन शुरू है और अगस्त में ख़त्म हो जाएगा। अगस्त के बाद आप क्लाइंब नहीं कर, फिर जाके सर्दियों में होता है कि विंटर एक्सपीडिशन। पर बारिशों में ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होता कि क्लाइंबिंग और ज़्यादा रिस्की? इसमें ये है कि जो हिमालयाज हैं, हिमालयाज में प्री मॉनसून क्लाइंब होती है या पोस्ट मॉनसून क्लाइंब होती है। जो कराकोरम्स हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर वो ड्यूरिंग मॉनसून क्लाइंब होती है।
उसकी रीज़न ये है कि इसका जो वेदर सिस्टम्स हैं, जो वेदर है कराकोरम्स का, इज डिफरेंट फ्रॉम हिमालयास। तो यही वजह है कि नेपाल के अंदर, चूँकि नेपाल सबसे ज़्यादा 8,000 मीटर के पहाड़ रखता है, तो उसमें या तो प्री मानसून होगी या पोस्ट मानसून होगी। और यही वजह है कि एक साल के अंदर आप क्लाइम कर सकते हैं सबको, अदरवाइज शायद मुमकिन ना होता कि आप प्री मानसून वहाँ पे क्लाइम किए कुछ, जैसे 8 इस औरत ने 8 नेपाल में एक ही सीजन के अंदर करके आ रही है। अभी 5 उसके सामने ये हैं, ये करेगी। कितने हो गए? बहुत सारे हो गए। अच्छा अब्दुल जब्बार साहब, आपने वैसे जो कोपेमाई है उसके बारे में तो आपने बड़ी डिटेल से बात की, कौन कर सकता है, कितने अरसे में कर सकता है, किस सीजन में करनी चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी एडवेंचर स्पोर्ट्स है जिनके लिए आपकी कंट्रीब्यूशंस भी है, आप काम भी कर रहे हैं उसमें, स्कूबा ड्राइविंग है, पैराग्लाइडिंग है। ये कितने मुश्किल काम होते हैं और कितने महंगे शौक हैं? ये परसेप्शन ये है कि भाई बड़ा इसमें पैसे लगते हैं, ये हर कोई नहीं कर सकता। असल में बात ये है कि अब अगर मेरी बात करेंगे तो मैं तो जिस तरह आपको डर लगता है इस एज में आपको जितनी अवेयरनेस है, मुझे इस एज में भी नहीं थी। मुझे अब यूँ कहें कि एट द एज ऑफ 22 आई केम अक्रॉस द वर्ल्ड कोपेमाई। अच्छा, ठीक है, और वहां से मैंने उसको पिक किया और शुरू किया। तब से लड़ गया वो आपको। उसका होता ये है कि हर इंसान के अंदर एक बेसिक इंस्टिंक्ट मौजूद है कि वो अपने आप को, एक तो ये है कि बाकी लोगों से डिस्टिंक्शन लेना चाहता है। बिल्कुल, हर किसी के अंदर ये नियत होती है। और फिर ये होता है कि ख़ास तौर के अंदर जो नौजवान होते हैं, उनके अंदर एक ख्वाहिश होती है कि उसकी जो एनर्जीज़ हैं, जो उसकी ताकत है, फिज़िकल है, मेंटल है, जो भी है, उसको वो डिस्प्ले करें। बिल्कुल। तो अब ये है कि किसको कौन सा मौका कम मिल जाता है तो वो कर लेता है। मैं अब जिस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता हूँ, मतलब कि ये मैं एग्जांपल इसलिए देने लगा हूँ कि कोई ऐसी वजह नहीं है कि कोई कहे कि जी मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ तो ये मसला है, मैं इसलिए नहीं कर सकता, मैं इसलिए नहीं कर सकता। शौक के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। मैं एक तो मैंने बताया एट द एज ऑफ 22 आई केम अक्रॉस द वर्ल्ड एडवेंचर, कि ये भी कोई चीज़ होती है तो करनी है। लेकिन वही जो मैंने बताया कि एक इंसान के अंदर जो एक इंस्टिंक्ट है to get recognized, to get distinction, to display your abilities, तो वो जाने में अनजाने में वो उसको इस्तेमाल होती रहती हैं। तो एक मतलब मेरी बैकग्राउंड ऐसी है कि अनपढ़ माहौल, जहाँ पे कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, जहाँ पे कोई टीचर के अलावा और डाकिए के अलावा हमें पता ही नहीं है कि इसके अलावा भी कोई सरकारी मुलाजम होते हैं। ठीक है, तो लेकिन जब वो उसमें आया, लेकिन उसमें ये था कि मेरे अंदर हमेशा से मैं समझ तो ये चीज़ थी डिफरेंट काम करने की, या ये है कि जिसको जनरली लोगों ने कहा कि ये बहुत मुश्किल है, मैंने कहा अच्छा ये मैं करके देखता हूँ, यही मैंने करना है। ये मुश्किल है तो यही करना है, यही करना है। अब जैसे डॉक्टर बन गया, तो अब एक अनपढ़ माहौल में मैं पूरे उस इलाके के अंदर आई वाज द फर्स्ट पर्सन कि जो डॉक्टर बना। बिल्कुल सही, माशाल्लाह। ठीक है, तो बल्कि आई वाज नंबर 2 जिसने मैट्रिक किया। जबरदस्त। तो उसके अंदर मैट्रिक में 2 किस्म के सब्जेक्ट्स होते थे, एक साइंस होता था, एक वो आर्ट्स होता था। हमारे टाइम पे हम उसको आर्ट्स कहते थे, आर्ट्स थी और साइंस था। तो आर्ट्स और साइंस के अंदर हर कोई एक साइंस बड़ी मुश्किल है, साइंस बड़ी मुश्किल है। ये कॉन्सेप्ट आर्ट्स में आ जाए ज़्यादा आसान है। आई थॉट कि नहीं साइंस ही पढ़नी है क्योंकि ये मुश्किल है, ये लोगों से नहीं होते, अच्छा यही करेंगे। फिर उसके अंदर हमारे दौर में एक होता ज्योमेट्रिकल टेक्निकल ड्राइंग, जो अब तो ख़त्म है, अब नहीं होती। अब या आप वो बायोलॉजी पढ़ें या आप वो दूसरी चीज़ें होती हैं जो भी होती हैं। तो उसके अंदर फिर ये था, उसको कोई पिक नहीं करता था एज सब्जेक्ट मैट्रिक में। मैंने कहा मैं तो यही लूंगा। केमिस्ट्री से भी जान जाती थी कि केमिस्ट्री का ये यही लेनी है, पीरियोडिक टेबल कौन याद तो करेगा? वही बेसिक इंस्टिंक्ट एक इंसान के अंदर। लेकिन चले वो उस वक्त मैं मेडिकल कॉलेज में था, मेरा इंट्रोडक्शन हुआ कोपेमाई के साथ, तो मैं इसके अंदर आई जस्ट जम्प्ड इनटू अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान है, उसको मैंने ज्वाइन किया। उन्होंने ऑफर किया कोर्स 15 दिन का, जो
एक दौर था, कोर्सेज होते थे। अब तो ट्रेनिंग ख़त्म है पाकिस्तान के अंदर। किसी भी एडवेंचर की अगर आप कहें प्रॉपर ट्रेनिंग तो उस लेवल की नहीं है जो दुनिया के अंदर होती हैं। तो उस वक्त ज़रा प्रॉपर भी होती थी, तो मैंने वो कर लिया, उसमें चला गया। फिर ये जो थी जो एक वो जो अंदर आपके होती है ना प्यास या कैस्ट, वो फिर ख़त्म नहीं हुआ, वो बढ़ती रही, बढ़ती चली गई। मैं फ़ौज में आ गया, फ़ौज का एक माहौल था उस वक्त, तो मैं फ़ौज भी ज्वाइन कर ली। बल्कि उस वक्त तो ये था कान से पकड़ के फ़ौज में ले आते थे। सर सॉरी टू कट यू, लेकिन वो जो आपकी अचीवमेंट है ना माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने की और वहाँ पे उससे सबमिट करने की, वो क्या फीलिंग है, वो मैं चाहता हूँ आप हमारे नाजरीन से शेयर करें कि ख्वाब होता है एक इंसान का। देखिए, एक तो चीज़ ये होती है कि जब भी आप कोई भी ऐसा काम करेंगे कि जो दुनिया से हटके हो, जो डिस्टिंक्टिव हो, तो आपको सेंस ऑफ इलेशन होती है, आपके अंदर एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन, और वो होती है कि वो काम जो कि एक आम आदमी नहीं कर सकता, या जिसको आप पता नहीं कब से सोच रहे थे कि ये मैंने करना है, आप फंड्स नहीं इकट्ठे कर पा रहे थे, आप अपने आप को नहीं वो चैनलाइज नहीं कर पा रहे थे, और आज आपने कर लिया, तो नेचुरली उसका तो कोई तोड़ नहीं है। वंडरफुल, ये फीलिंग की अलग होती है कि आपने जो चाहा वो कर लिया। मैं भी आपने मुझे इतना इंस्पिरेशन दी है इतनी ज़्यादा कि मैं भी डॉक्टर साहब ज़रूर सोचूंगी कि मुझे भी अब एडवेंचर स्पोर्ट्स की तरफ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल जब्बार भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि किस तरह से लड़कियाँ भी अब चोटियाँ सर कर रही हैं, तो मुझे भी अब ऐसा करना है। मैं सोचती हूँ कि किधर जाना चाहिए, मुझे कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, ताकि मैं थोड़ा सा हौसला पैदा करूँ, मैं भी कहीं पहाड़ों पर जाऊँ। डॉक्टर साहब एक ट्रू हीरो है, एक ख्वाब होता है माउंटेनियर के माउंट एवरेस्ट को जाके, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और इसमें जितना टाइम और वो सारे एक्सपीरियंस अभी गपशप हमारी उनसे कम लगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर उनसे मैं अपने अगले जर्नी के लिए सोच लूं, तब तक हम ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस राइट आफ्टर दैट। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान कोई दरख्त लगाए या खेती बाड़ी करे, फिर उसमें से कोई परिंदा या आदमी या जानवर खाए, तो उसको सदक़े का सवाब मिलेगा। कुदरत ने आपको हर नेमत से नवाजा है, आपके पास लामहदूद वसाइल मौजूद हैं, आपकी रियासत की बुनियादें मजबूती से रखती गई हैं। अब ये आपका काम है कि न सिर्फ इसकी तामीर करें, बल्कि जल्द अज जल्द और उम्दा से उम्दा तामीर करें। सो आगे बढ़िए और बढ़ते ही जाइए। वेलकम बैक टू सुबह पाकिस्तान। मैं हूं मुकीत खान, मेरे साथ मौजूद हैं सलमा, और ये हमारा सबसे फेवरेट वाला सेगमेंट जो है वो अब आ पहुंचा है। इसमें होता है कि हमारे साथ कभी कभार इस तरह होता है कि बहुत टैलेंटेड म्यूजिशियन, अगर उनके पास टाइम हो तो हम उनसे टाइम मांगते हैं, और आज मैं इस बात पे खुश हूं कि मेरे एक बहुत पुराने दोस्त भी हैं जो कि इस्लामाबाद की म्यूजिक कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। म्यूजिक प्रोडक्शन से लेके, कॉन्सर्ट से लेके, फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करने से लेके, अपना म्यूजिक तक, ये सब कुछ कर रहे हैं। अली अशरफ, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? गुड टू सी यू अगेन मुकीत। मैं ठीक, आप कैसे हैं? लाइकवाइज, बिल्कुल ठीक। और ये मुकीत की खुशी की रीजन यही है कि मुकीत के दोस्त आ गए, वरना बड़ी देर से मैं सोच रही थी कि मुकीत का लगता है आज मूड ऑफ है, आज लगता है मुकीत को सुबह सुबह मार पड़ी है। आज टॉपिक ज्यादा सीरियस थे, लेकिन मैं वेट कर रहा था कि म्यूजिक तक कब पहुंचेंगे, ताकि हम अपने दोस्त तक पहुंचेंगे। कैरी ऑन, कैरी ऑन। कैसे अली? फिट मैं ठीक ठाक। अली, आपने इस्लामाबाद की कम्युनिटी के लिए इतना कुछ किया है, आपका अपना रिकॉर्ड लेबल भी है, आपके अपने फेस्टिवल भी आप कराते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ करेंगे हमारे ऑडियंस को कि आप सिर्फ म्यूजिशियन नहीं बल्कि आप म्यूजिशियंस का ख्याल भी रख रहे हैं। ये तो आपकी जरा नवाजी, आप इतने अच्छे अल्फाज में इस चीज़ को बयान कर रहे हैं, वरना लोग किन अल्फाज में याद करते हैं? याद ही नहीं करते।
ये तो आप उन लोगों से भी पूछे हुए। ये वही लोग बोल रहे हैं। तो थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ करें जरा। सो बेसिकली मैं जब बड़ा हो रहा था और लाइक एक ऐसा एक पाकिस्तान का एक इन्वायरमेंट, म्यूजिकल इन्वायरमेंट में मैंने देखा है उसको बड़े होते हुए लेट 90s अर्ली 2000s के अंदर। तो उसी चीज़ को रिवाइव करने के लिए जितनी कोशिश हो सकती है वो करते हैं। और आई डू बिलीव के जो लाइव कॉन्सर्ट्स का जो एक सिलसिला है वो एक जो स्टेज इज़ द प्लेस जहाँ पर लोग अपने जो आर्टिस्ट है वो अपनी परवाज़ पहचानता है, बेस्ट प्लेस अपनी आवाज़ पहचानता है। बिल्कुल। और वही जगह है जहाँ पर फैंस जो हैं उसके, वो उसको जब देखते हैं और जब उसके गाने सुनते हैं और उसके साथ वो गाने दोबारा गाते हैं एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस, तो वो एक एनर्जी और होती है, लाइव एक्सपीरियंस। तो वो लाइव एक्सपीरियंस मेरी यही कोशिश है कि ना सिर्फ इस्लामाबाद में बल्कि पूरे पाकिस्तान में हम उसको एक बिल्कुल फ्रीक्वेंट तरीके से करते रहें। लाहौर में, कराची में, गिलगित बल्तिस्तान में, इस्लामाबाद में भी। और अभी हमने रिसेंटली जून के अंदर हमने 3 बड़े कॉन्सर्ट्स किए, जिनमें एक था बयान बैंड का, वो हमने दोबारा सोल्ड आउट इवेंट किया इधर हिल जॉइंट पे जो हमारा एम्फी थिएटर है लोकपिरसा में। उसके बाद हमने मिकाल हसन का एक कॉन्सर्ट किया जो कि उन्होंने अपना सोलो कॉन्सर्ट किया काफ़ी सालों बाद इस्लामाबाद। बिल्कुल। तो वो भी ऑलमोस्ट सोल्ड आउट था। उसके बाद अभी हमने एक हफ्ता पहले किया था अब्दुल हनान, एक बहुत ट्रेंडिंग आर्टिस्ट हैं, ही इज़ द टॉप ट्रेंडिंग टॉप ऑफ द चार्ट्स पे उनके गाने हैं इस वक्त, 2 गाने, एक भी नहीं 2 गाने। तो वो जर्मनी से आए, ही फ्लू इन फ्रॉम जर्मनी टू लाहौर, लाहौर टू इस्लामाबाद जस्ट फॉर द कॉन्सर्ट एंड दैट कॉन्सर्ट वो वाला कॉन्सर्ट भी सोल्ड आउट था। तो ये एक बस पैशन है, चल रहा है। और अब इंशाल्लाह सितंबर में भी, अक्टूबर नवंबर हमारे सारे प्लान्स हैं। बेहतरीन। अच्छा मुझे बताएं, एको रिकॉर्ड्स जो है, जो आपकी रिकॉर्ड लेबल है, वो ज़्यादा आर्टिस्ट को प्रमोट करने में बिजी है या ज़्यादा रिकॉर्ड करने में बिजी है या ज़्यादा इवेंट्स की तरफ फोकस है? किस चीज़ की तरफ फोकस है एको रिकॉर्ड्स? हमारा जो प्लेटफॉर्म है, जब मैंने इसको स्टार्ट किया था बेसिक, तो इट्स एन एंड टू एंड प्लेटफॉर्म कवरिंग द इंटायर वैल्यू चेन ऑफ म्यूजिक। मैं खुद म्यूजिशियन हूँ और मैं खुद फिल्म मेकर भी हूँ, तो मैंने इन दोनों को मर्ज करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें हमारा अभी ज़्यादा फोकस कॉन्सर्ट्स के ऊपर है, ताकि एक लोगों की आदत बने नया म्यूज़िक सुनने की। बिल्कुल। और अभी हम लोग कंटेंट की तरफ भी जा रहे हैं। अभी हमारा एक प्रोग्राम शुरू हो रहा है एको इंडीज़ के नाम से, जिसमें जो जितने भी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं, इस्लामाबाद के भी, लाहौर से भी, हर जगह से, वो आके उस पर हम लोग उसकी रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं और वो बड़ी जल्द आप ऑनलाइन भी देखेंगे और आगे पीछे भी देखेंगे। अच्छा अली, मुझे 2 बातें जानने का बड़ा सस्पेंस हो रहा है। एक तो ये कि अगर आप गाने लिखते हैं तो क्या सिर्फ अपने लिए लिखते हैं या दूसरों को भी लिख देते हैं कि चलो भाई किसी और का भी भला हो जाए? और दूसरी बात ये कि आप पहले लिखते हैं फिर म्यूज़िक बनाते हैं या पहले म्यूज़िक बनाते हैं फिर लिखते हैं? अच्छा, ये आपके जो 2 सवाल हैं, एक मैंने अभी रिसेंटली मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, एक और आर्टिस्ट हैं इस्लामाबाद की, मलिहा जावेद खान, उनके साथ किया था। उनको मैंने पहली दफ़ा अपना कोई गाना दिया था, यूजुअली मैं नहीं देता होता। अगर ये गाने देते तो मेरी आज एल्बम होती। अच्छा, आज बुलाने का मकसद यही है कि कोई एक आधा गाना मुकीत को डोनेट कर दे। ये तो खुद भी इंस्ट्रूमेंट्स भी प्ले करते हैं, तो इनके साथ मुकीत का गाना तो मैंने इस शो पे सुना था, दैट वाज वंडरफुल। वो इंशाल्लाह किसी दिन जैम भी करूंगा। अच्छा, मेरा सवाल आज गेस्ट ही हैं, आज जरा इस सही। दूसरा जो आपका सवाल था अबाउट, वो ये एक ट्रिकी सवाल है। इसमें कभी भी बेसिकली होती एक फीलिंग होती है, उस फीलिंग के ऊपर कभी ऐसा होता है कि एक लफ्ज़ आ जाता है, उस लफ्ज़ को ढूंढने में गाना निकल जाता है, उस फीलिंग को ढूंढने में गाना निकल जाता है। सही। तो वो अब जो है ना, अभी वैसे मैं आपको बताऊं, अभी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया गाना लिखना। हाँ। क्योंकि अब इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता है। कर रहे हैं रिलीज, हाँ रिलीजेस तो मैं कर रहा हूँ, नजर आ रही है। हाँ, लेकिन वो जो है ना, एक फुर्सत से बैठ के उस सोच को पकड़ के उसको एक्सप्लोर करना होगा, वो फुर्सत की जो एक लग्जरी है वो मिल नहीं रही। लेकिन देखें, अभी फुर्सत में आप हमें गाना सुना तो सकते ही हैं। बिल्कुल, लेकिन हाँ, ये वो गाना है जो लिखा था। हाँ। अच्छा, मैं ये भी मेंशन कर दूं कि फुर्सत इन्हें इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि इन्होंने लोगों की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली है। इस्लामाबाद के म्यूजिक सीन को रिवाइव करने की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली हुई है कि अपने म्यूजिक का टाइम कम है, फिर भी माशाल्लाह बैक टू बैक म्यूजिक इनका आ रहा है। अच्छा, ये गाना मैंने, थैंक यू मुकीत वंस अगेन, मतलब आपको कितना थैंक यू करूं मैं, शो के बाद भी थैंक यू कर दूं। एक गाना लिख दें शो के बाद कोई मतलब ऐसे वाला थैंक यू होगा? एक गाना लिखना पड़ेगा थैंक यू मुकीत। थैंक यू मुकीत। यस, ये जो गाना है इसका नाम है संगदिल शहर, और ये मैंने लिखा था लॉकडाउन में, जब इस्लामाबाद बिल्कुल खामोश था। पिन ड्रॉप साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस थी। और ये इस्लामाबाद के ऊपर ही ये गाना है।
संग दिल शहर का हर पहर खामोश सा मीठा जहर कैसी बेनूर सी चुप खड़ी आवारगी तू मुस्कुरा और सब छुपा बेरंग चेहरों की काली फिजा एक बेजुबान सासमां एक बेजुबान साशियां जबरदस्त अली, wonderful, बहुत आला। wonderful। मुझे अली की सबसे अच्छी बात पता है क्या लगता है, जो कि एक यूनिकनेस भी है इनकी, कि कभी भी बहुत ज्यादा हाई नोट्स या उन चीजों से नहीं खेलोगे, बिल्कुल लेड बैक मेलो सा एक म्यूजिक कर रहे होते हैं, जिसमें आप ड्राइव पे सुन रहे हो तो आपका जो ट्रैवल है ना, ट्रैवल टाइम बहुत अच्छा गुजरता है, जो कि मैं यूजुअली आपको ट्रैवल करते हुए सुनता हूँ। थैंक यू सो मच। तो इनकी ये वाइब है और ये आपका सिग्नेचर बन चुका है। अली मुझे बताएं कि कितना कोई मुश्किल होता है ये सब कुछ इकट्ठा मैनेज करना, साथ में आप अपने और भी काम कर रहे हैं और लेकिन फिर भी एक ड्रीम लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो अपना म्यूजिक के ऊपर अपनी जिंदगी नहीं चला रहे और भी 4-5 चीजें करनी पड़ती हैं, तो आप सब कुछ माशाल्लाह लेके चल रहे हो और म्यूजिक एक सोर्स ऑफ इनकम है आपके लिए माशाल्लाह, तो कैसा चल रहा है ये सब? मैं ऑनेस्टली आपको अगर बताऊं ना मुकीद, मुझे अब ये करते हुए ऑलमोस्ट म्यूजिक मैंने स्टार्ट किया था 2004 में। अच्छा, सेम तो अभी 18-20 साल होने वाले हैं। वाओ। तो म्यूजिक जो बनाना है और वो जो एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन है वो तो अपनी जगह चल रहे हैं। बाकी ये जो बाकी एको रिकॉर्ड्स के काम है और बाकी ये मैं नहीं कर रहा, ये खुद से हो रहे हैं। एक नीयत बना के रखी हुई है कि जो ये पाकिस्तान के एम्फी थिएटर्स हैं ये जागे दें, जो आर्टिस्ट कम्युनिटी है उनके लिए दरवाजे खुले होते हैं। ऑनेस्टली हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ एक शाउट आउट डालते हैं, अनाउंस करते हैं। एक चीज़ है जो कि मैं मानता हूँ कि कभी छोड़ी नहीं है, वो है मोमेंटम, कि रुकना नहीं है, बिल्कुल चाहे जो मर्जी हो। ये जो चीजें खुद से होती है, इसके लिए मुकलात रखे हुए कैसे होती है? इस्लामाबाद की वादियों में मैं आपको बता रहा हूँ हैं, आप अगर जाएं ना मारला की साइड पे तो आपको मिल जाएंगे। लेकिन अली, सिंस हमारे पास टाइम कम है तो मैं ये भी जानना चाहूंगा, हमारे ऑडियंस जो हैं वो ये भी वंडर कर रहे होंगे कि अली के कुछ अपबीट गाने भी होंगे। मैं चाहता हूँ आपके मेरे 2-3 जो है बड़े सॉलिड गाने सुने, मैं चाह रहा हूँ जरा एक वो वाला फ्लेवर भी हमारी ऑडियंस मैं आपको अच्छा, मैं आते हुए सोच रहा था, हाँ, एक तो पीटीवी आते हुए मुझे वैसी बड़ी खुशी होती है क्योंकि ये तो एक ऐसा इदारा है इट्स एन इंस्टीट्यूट, बिल्कुल, जिसने तो लोगों को बनाया। तो यहाँ आकर अगर किसी आर्टिस्ट को ट्रिब्यूट नहीं दिया तो वो एज एन आर्टिस्ट मेरे से जाती होगी। बिल्कुल। तो मैं एक आर्टिस्ट हैं जो कि मुझे, लेकिन इसे हम क्लोजिंग सॉन्ग करें क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, गपशप का टाइम है हमारे पास, बिल्कुल ठीक है। तो मैं ये थोड़ा सा जो है ये आपके लिए पेश करता हूँ। फॉर श्योर। इंशाजी उठो अब कुछ करो, इस शहर में जी का जलाना क्या। इंशाजी उठो अब कुछ करो, इस शहर में जी का जलाना क्या। वहशी को सुकून से क्या मतलब, वहशी को सुकून से क्या मतलब, जोगी का नगर में ठिकाना क्या। इंशाजी उठो अब कुछ करो, इस शहर में जी
का जलाना क्या। जब शहर के लोग ना रास्ता दें, तुम बन में न जा विश्राम करो। दीवानों की सीना बात करे, दीवानों की सीना बात करे तो और करे दीवाना क्या। इन शाजी उठो अब कुछ करो, इस शहर में जी का जलाना। जबरदस्त। अली अशरफ, लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या कहना है यार। मैंने ये सोचा नहीं था कि इस गाने का कभी अकूस्टिक वर्जन भी सुनने को मिलेगा। मैं इसका ये मुझे बड़ा पसंद है, और इसको अगर आप कभी जैम करें ना तो इस पे फुल रिफ्स के साथ बहुत मजा आता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अली, कोई लास्ट मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है, तो कोई लास्ट मैसेज एंड। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि एक तो पीटीवी का बहुत ज़्यादा थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि जिसके घर में म्यूज़िक नहीं बज रहा वहाँ बजना चाहिए, क्योंकि मौसीकी एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें अपने आप के अंदर ले जाती है। जबरदस्त। तो अली, वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, अगर हमारी तरफ से खुदा हाफिज हो जाए और अली के गाने पे एंडिंग हो तो क्या बात हो जाएगी। जबरदस्त सा गाना। जबरदस्त सा आपको एक और गाना सुना दें? हो जाए यार, ये गाना है, ये अभी रिलीज किया है, इसका नाम है छोड़ यार, मतलब ये एक चिल गाना है। प्यार मोहब्बत के ये फसाने, टूटे दिलों को आए जलाने, निकल पड़े हम एक ठिकाने, रास्ता कोई भी तो न जाने। अब क्या करें, किस किस से लड़ें, इतने कहने वाले हमरी ना सुने, चल छोड़।